Hi everyone. If you wish to access the notes of this subject, then do visit our website. The notes are available over there, and the link for the website is given in the description below. Also, if you wish to join our community groups, then the link for the same is provided on the website. Do click on the link and join our WhatsApp groups for the regular updates. So yeah, let's go. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 3 टीएसएलटी का, जो कि टू पार्ट्स में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट है हमारा हाइपोथेसिस। ठीक है, हाइपोथेसिस जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ टेस्ट के बारे में। टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट एंड काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, काई स्क्वायर टेस्ट के बारे में जिसे वैसे भी नोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कोरिलेशन एंड रिग्रेशन के बारे में। ठीक है, कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। ठीक है, एंड हम मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन भी पढ़ेंगे। सो रिग्रेशन एंड एमएलआर, ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन दोनों अलग अलग है। ठीक है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो जब हमारा ये एंड ये कंप्लीट हो जाएगा तो यूनिट नंबर 3 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट से। ठीक है, सो टी टेस्ट एंड जेड टेस्ट, यहाँ पे कंडीशन होती है हमारी, दो कंडीशन, कि जेड टेस्ट हम कब अप्लाई करेंगे एंड टी टेस्ट हम कब अप्लाई करेंगे। तो जेड टेस्ट हम कब अप्लाई करेंगे, जब सैंपल साइज यानी कि एन, सैंपल साइज, अगर जो क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन के थ्रू और इजी समझ आएगा, वो ग्रेटर देन हो 30 के, तो हम जेड टेस्ट का यूज करेंगे। अगर सैंपल साइज में मतलब छोटा हो, इक्वल एंड ग्रेटर स्मॉलर देन हो 30 के, हम यहाँ यूज करेंगे टी टेस्ट का यूज करेंगे। बस हमें नंबर ऑफ एन देखना है। अगर नंबर ऑफ एन बड़ा है 30 से तो हम जेड टेस्ट यूज करेंगे। अगर नंबर ऑफ एन इक्वल टू एन छोटा है, स्मॉलर देन है 30 से, तो हम टी टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि जेड टेस्ट के कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहचानेंगे कैसे कि ये क्वेश्चन जेड टेस्ट का है या टी टेस्ट का है। तो इसमें कुछ चीजें होंगी, क्वेश्चन में गिवन होंगी कुछ चीजें। ठीक है, फर्स्ट क्या होगा, फर्स्ट लिखा होगा कि हमें टेस्ट करना है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ अ सिंगल मीन। ठीक है, इस टाइप से उस क्वेश्चन में मान लो गिवन होगा कि हमें क्या निकालना है, सिंगल मीन का सिग्निफिकेंस निकालना है। तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये जेड या टी टेस्ट में से किसी का क्वेश्चन गिवन है हमें। फिर अगर वैसे क्वेश्चन में आ जाता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस बिटवीन, और डिफरेंस बिटवीन टू मीन, दो मीन के बीच का हमें निकालना है सिग्निफिकेंस ऑफ डिफरेंस। ठीक है, या तो थर्ड आ सकता है हमारा टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल प्रपोर्शन, या सैंपल प्रपोर्शन। ठीक है, तो ऐसे फोर्थ में आ सकता है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ टू सैंपल प्रपोर्शन। ऐसा कुछ भी आता है अगर हम समझ जाएं कि क्वेश्चन जेड टेस्ट या टी टेस्ट में से है। बाकी नंबर ऑफ एग्जाम्स हमें ये पता करना होता है कि हम जेड टेस्ट अप्लाई करेंगे या टी टेस्ट अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, रैंडम सैंपल, और क्वेश्चन को समझते जाइएगा। और आइटम gives the मीन 6.2, एक रैंडम सैंपल है 50, यानी कि सैंपल यानी कि एन की वैल्यू हमें पता चल गई 50 है। आइटम गिव्स द मीन, मीन हमें यहाँ पे पता चल गया 6.2 एंड वेरिएंस। ठीक है, वेरिएंस भी पता चल गया हमें 10.24, 10.24। कैन इट बी regarded as drawn from a normal population with
5.4, ठीक है, एट 5%, ठीक, ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सो अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या क्या डेटा गिवन है। तो डेटा क्या क्या गिवन है हमें पता है, यहाँ पे हम गिवन लिख लेते हैं। कभी भी क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन डेटा लिख लेंगे, जिससे इजीली हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें नंबर ऑफ एन तो दे ही रखा है, क्या है, सैंपल स्केल जो कि है 60, ठीक है। उसके बाद मीन दे रखा है, एक्स बार दे रखा है 6.2। उसके बाद हमें वेरियंस दिया हुआ है, वेरियंस को कैसे डिनोट करते हैं, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 10.24। एंड यहाँ पे जो नॉर्मल पॉपुलेशन यानी कि हम डिनोट करते हैं म्यू से, वो दे रखा है 5.4। हमें यही चीज है गिवन। अब मैं यहाँ पे आपको 5 स्टेप्स बताऊंगी पेपर में बिल्कुल वैसे ही लिख कर आना है एंड फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, गिवन डेटा लिख लेना है। अब यहाँ पे एक चीज और देखते हैं, हमने ऊपर क्या देखा था, हमने ऊपर यही देखा था कि जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट में अगर सैंपल साइज 30 से बड़ा हो तो जेड टेस्ट यूज करेंगे, स्मॉलर देन हो तो टी टेस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे सैंपल साइज क्या है, 50 यानी बड़ा है। तो यहाँ पे क्या हम यूज करेंगे, यहाँ पे हम यूज करेंगे जेड टेस्ट का। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया, जेड टेस्ट का क्वेश्चन हो गया। तो अब यहाँ से हम स्टेप नंबर 1 करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 में एक क्वेश्चन में आपको पूरे स्टेप्स करके दिखाऊंगी, बाकी हर क्वेश्चन में यही स्टेप्स फॉलो होंगे जेड टेस्ट में, ठीक है, एंड टी टेस्ट में भी। तो स्टेप नंबर 1 है, हम लिखेंगे नल हाइपोथेसिस। 2 टाइप के हाइपोथेसिस होते हैं, अभी हमें सिर्फ लिखना है ऐसे, ठीक है, ये तरीका बता रही हूँ कि अभी ऐसे लिखता है। सो नल हाइपोथेसिस लिखेंगे जो कि है एच नॉट से हम डिनोट कर देते हैं। और हम क्या लिखेंगे, नल हाइपोथेसिस, और हमें वैल्यू गिवन है म्यू इज इक्वल टू 5.4। नल हाइपोथेसिस में हमने क्या लिखा कि जो हमें नॉर्मल पॉपुलेशन दे रखी है वो गेस 5.4 है, और यहाँ पे आप लिख दोगे दैट इज नॉर्मल पॉपुलेशन, ठीक है, इज 5.4। यस, जो नॉर्मल पॉपुलेशन है वो 5.4 ही है, तो नल हाइपोथेसिस में हमने ये लिखा। अब हम बिल्कुल स्टेप नंबर 2 करेंगे, और स्टेप नंबर 2 में क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। क्या, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है, जिसे हम डिनोट कर देते हैं एच ए से भी करते हैं, हम इधर H1 से डिनोट करें, अब किसी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद हम यहाँ लिख देंगे। अब जो ऑल्टरनेटिव होता है इसको बिल्कुल ऑल्टरनेटिव है, यानी हमने नल हाइपोथेसिस में जब माना कि म्यू है यस 5.4 के इक्वल, तो हम यहाँ कहेंगे कि नहीं, म्यू 5.4 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख देंगे कि म्यू इज नॉट इक्वल टू 5.4 एंड दैट इज नॉट अ नॉर्मल पॉपुलेशन 5.4, या कुछ ये जो डेफिनेशन है बिल्कुल इसके अपोजिट लिख देते हैं। तो दैट इज नॉर्मल पॉपुलेशन, दैट इज, ये साइन बना देना दैट इज का, दैट इज नॉर्मल पॉपुलेशन इज 5.4 एंड दैट इज नॉर्मल पॉपुलेशन इज नॉट 5.4। हाँ, ये वाली स्टेटमेंट अच्छी लग रही है, बेटर है। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें नल हाइपोथेसिस एच नॉट, हमें क्या सबसे पहले करना है, म्यू जो है वो इज इक्वल टू है 5.4 के। तो दैट इज नॉर्मल पॉपुलेशन इज 5.4 एंड बिल्कुल ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसका बिल्कुल अपोजिट हो गया, जिस हमने H1 से डिनोट किया। और यहाँ पे क्या लिखोगे, जो म्यू है इज नॉट इक्वल टू 5.4 एंड यहाँ पे फिर हमने लिख दिया दैट इज नॉर्मल पॉपुलेशन इज नॉट 5.4, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक कॉन्सेप्ट और देखेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था टू टेल टेस्ट का, ये क्वेश्चन था टू टेल टेस्ट का। अब आप कहोगे कि टू टेल टेस्ट क्या है, ठीक है। ये जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो किसका है, टू टेल टेस्ट का क्वेश्चन है। एंड टू टेल टेस्ट के क्वेश्चन में हमेशा हम ऐसे ही लिखते हैं, ठीक है, इज इक्वल टू या फिर इज नॉट नॉट इक्वल टू, ठीक है, समझ आ गया। तो ये है टू टेल टेस्ट का क्वेश्चन। बट मान लो अगर इफ वन टेल टेस्ट का क्वेश्चन होता तो हम क्या करें, ठीक है।
तो अगर ऐसा होता तो मान लो हम क्या करते, तो कुछ भी नहीं, बहुत ज्यादा इजी है। अब हम ये देखते हैं कि हम कैसे पता लगाएंगे कि ये क्वेश्चन क्या है, वन टेल टेस्ट का है या टू टेल टेस्ट का है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इजी है, देखते हैं। सो टेक्निक ऑफ आइडेंटिफाइंग वन टेल एंड टू टेल टेस्ट। अब कैसे आइडेंटिफाई करती है, तो सबसे फर्स्ट, अगर किसी भी क्वेश्चन में ऐसा आता है लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन, ठीक है, स्मॉलर देन, टॉलर देन, सुपीरियर, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इंफीरियर, डिक्रीज, इंक्रीज, एक्सेट्रा, एटलीस्ट, एटमोस्ट, ठीक है, बहुत सारी चीजें इस टाइप की अगर क्वेश्चन में हमें इस टाइप के वर्ड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो हम क्या समझ जाएंगे कि ये वन टेल टेस्ट का क्वेश्चन है। किसका है ये, वन टेल टेस्ट का क्वेश्चन है। बिल्कुल वैसे ही अगर सेकंड में हम देखते हैं, सेकंड में क्या, अगर कुछ भी नहीं है, अदरवाइज नॉर्मल सा हमें क्वेश्चन गिवन है, जैसे कि अभी हमने किया था नॉर्मल सा क्वेश्चन था, उसमें कहीं कहीं भी ये वाली चीजें गिवन नहीं थी, ना लेस देन गिवन था, ना मोर, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन था। तो अदरवाइज ये किसका होगा, टू टेल टेस्ट का क्वेश्चन होगा। किसका होगा ये, टू टेल टेस्ट का क्वेश्चन होगा। ठीक है, समझ आ गया। चलिए, देखिए यहाँ पे देखिए ना, कहीं भी नहीं था लेस देन, मोर देन, डिक्रीज, इंक्रीज, सुपीरियर, इंफीरियर, कुछ भी नहीं है, एक नॉर्मल सा क्वेश्चन हमें गिवन है। तो यहाँ पे हम क्या एज्यूम करेंगे, ये टू टेल टेस्ट का क्वेश्चन है, तो टू टेल टेस्ट में ऐसे सॉल्व करते हैं। अगर ये वन टेल टेस्ट का क्वेश्चन होता तो क्या करते, है ना, तो यहाँ पे देख लेते हैं। इफ इफ वन टेल होता टेस्ट, तो हम क्या करते, H1 जो है इज म्यू इज ग्रेटर देन 5.4। मान लो, देखो, जो वन टेल टेस्ट होता है ना, वो टू टाइप्स के होते हैं। पहला होता है लेफ्ट टेल टेस्ट, ठीक है, सेकंड होता है राइट टेल टेस्ट। ठीक है, लेफ्ट टेल एंड राइट। अब कैसे पहचान होगी कि ये लेफ्ट टेल का है या राइट टेल का है, ठीक है, तो लेफ्ट टेल में हम क्या करेंगे, अगर म्यू जो है वो लेस देन है, जो हमारा एक्स बार आया था यानी कि 5.4 से, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि ये हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट है। ठीक है, और अगर म्यू ग्रेटर देन 5.4 होता तो हम कहते कि ये राइट टेल टेस्ट है। ठीक है, यानी कि एक्स बार से अगर बड़ा है म्यू, ठीक है, तो हम कहेंगे लेफ्ट टेल है। ठीक है, अगर एक्स बार बड़ा है म्यू से, तो हम कहेंगे राइट टेल टेस्ट है। ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे हमारा यही था कि म्यू जो था, म्यू से क्या था, ग्रेटर था 5.4। ठीक है, तो हमने ये यूज किया, क्या यूज किया हमने, लेफ्ट टेल टेस्ट यूज किया। ठीक है, और अगर हमारा होता बाई चांस म्यू इज ग्रेटर देन 5.4, तो हम यहाँ क्या यूज करते, राइट टेल टेस्ट का यूज करते। बट यहाँ तो वन टेल टेस्ट है ही नहीं, समझे वाला यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। सो नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। तो स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर 1 समझ आ गया, हमने नल हाइपोथेसिस किया। ये तो हमारा ऐसे ही था,
ये क्वेश्चन का पार्ट, ये आंसर का पार्ट नहीं था जो मैंने अभी समझाया, वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट। अभी हम वन टेल टेस्ट पे भी ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, अब हम करेंगे जेड कैलकुलेट। तो यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखनी है, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, अंडर एच नॉट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाय, समथिंग ऐसे स्टेटमेंट लिख देना, या फिर आप डायरेक्ट जेड कैलकुलेट भी लिख सकते हो। तो इसका फॉर्मूला होता है एक्स माइनस म्यू सिग्मा अंडर रूट। ठीक है, समझ आ गया। तो देखो हमें क्वेश्चन में तो ये गिवन था, बट हमें ये चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो सब हमें वैल्यू कुछ नहीं, हमें वैल्यू पुट करनी है, हमें सबकी वैल्यू गिवन है। ठीक है, 5.4, 10.24 एंड अपॉन में एन कितना था, 50 था। ठीक है, एन कितना था, 50 गिवन था, है ना। तो यहाँ से z कैलकुलेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, z कैलकुलेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.77। स्टेप नंबर 3 समझ आ गया। स्टेप नंबर 3 में हमें क्या करना था, सिर्फ फॉर्मूला ही तो लगाना था। तो हमने क्या किया, अभी अभी हमने कुछ भी नहीं किया। स्टेप नंबर 1 लिखा, नल गिवन लिखा सबसे पहले, फिर नल हाइपोथेसिस लिखा। ये वन टेल टेस्ट नहीं था, टू टेल टेस्ट था। तो नॉर्मल हमने म्यू इज इक्वल टू 5.4 लिख दिया, ऑल्टरनेटिव में बिल्कुल अपोजिट लिख दिया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, स्टेप नंबर 3, टेस्ट स्टैटिस्टिक्स अंडर एच नॉट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स इज गिवन बाय। ठीक है, क्योंकि H1 में तो है ही नहीं, इज इक्वल टू एच नॉट, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है। तो जेड कैलकुलेट, ये वाला फॉर्मूला हमने अप्लाई किया एंड हमें जो भी वैल्यू गिवन थी वो हमने पुट की एंड जेड कैलकुलेट की वैल्यू निकाली। तो आपको ये वाला फॉर्मूला याद होना चाहिए और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, समझ आ गया। अब हम कहते हैं स्टेप नंबर 4। अब हम स्टेप नंबर 4 पे आ चुके हैं, हमने क्या कहा था कि स्टेप नंबर 5 तक करेंगे, देन आंसर आ जाएगा हमारा। अब हम स्टेप नंबर 4 पे पहुंच चुके हैं। तो स्टेप नंबर 4 में हम लिखते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को ऐसे डिनोट करते हैं, जो कि हमें दे रखा है 5%। इस क्वेश्चन में हमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन होता तो हम 5% को एज्यूम कर लेते, बट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1% भी गिवन हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ठीक है, अलग अलग वैल्यूज होती है, 3 डिफाइंड वैल्यू ऐसे। बट अगर अभी हमें क्वेश्चन में गिवन है 5%, हमने लिख दिया। अगर नहीं गिवन होता तो 1% है, कोई भी ऐसे नहीं लेंगे, आप 5% लेंगे, अस्यूम करते हैं हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, अभी ऐसे कुछ क्वेश्चन भी आएंगे जिसमें लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस नहीं गिवन होगा, तो वहां पे क्या करेंगे, 5% एज्यूम कर लेंगे। तो बस यहाँ से निकाल लेते हैं, क्या आ जाएगा, 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, अब यहाँ से, ठीक है, देखते हैं टैबुलेटेड फॉर्म। ठीक है, सो टैबुलेटेड वैल्यू ऑफ z एट, ये जितने भी स्टेटमेंट में लिख रही हूँ प्लीज आप भी लिख कर आइएगा, क्योंकि इससे अच्छा एग्जाम में अच्छा इंप्रेशन बढ़ता है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, फोर्स टू टेल टेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम z टैबुलेटेड की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अब आप इसकी वैल्यू आएगी 1.96। अब आप सोचेंगे कि ये अचानक से ऐसी वैल्यू कैसे आ गई, तो इसका एक टेबल होता है या फिर हमें क्वेश्चन में वैल्यू गिवन होगी, तो हम वहां से ये देख के निकाल लेंगे। जैसे कि अभी हमने यूनिट नंबर 1 एंड 2 में पढ़ा था ना, एक टेबल बनी हुई होती थी। ठीक है, हम उसमें उससे वैल्यू फाइंड करके निकालते थे, बिल्कुल ये वैसा ही है। तो हमें इसकी वैल्यू हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। ठीक है, अगर नहीं गिवन होगी तो वो या तो हमें टेबल प्रोवाइड करेंगे या कुछ ऐसा करेंगे, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, इसकी वैल्यू हमें गिवन होगी क्वेश्चन में, तो 1.96। ठीक है, समझ आ गया। सो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे।
सो स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन एंड डिसीजन। ठीक है, तो इफ लिख के यहाँ पे सबसे पहले आप लिखोगे z टैब एंड दूसरी साइड लिखोगे z कैलकुलेट। ठीक है, तो हमें पता है z टैब की वैल्यू ज्यादा है। ठीक है, क्वेश्चन में देखो z टैब की वैल्यू ज्यादा है, ये है 1.96 और ये हमारी 1.77 है। तो किसकी वैल्यू ज्यादा है, z किसकी वैल्यू ज्यादा है, z टैब की। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इज ग्रेटर देन। ठीक है, समझ आ गया। तो अब हमें समझ आ गया, अब हम क्या लिखेंगे, एक स्टेटमेंट लिखेंगे, हैंस इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। सो अगर z कैलकुलेटेड की वैल्यू ज्यादा होती तो हम लिखते हैंस इट इज सिग्निफिकेंट, बट z टैब की वैल्यू ज्यादा है ना, तो हम लिखेंगे हैंस इट इज नॉट सिग्निफिकेंट। सो वी एक्सेप्ट null hypothesis एंड हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे एंड रिजेक्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर मान लो z कैलकुलेट की वैल्यू ज्यादा होती तो हम एक्सेप्ट करते ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एंड रिजेक्ट कर देते नल हाइपोथेसिस को। ठीक है, बिल्कुल ऐसा होता एंड आंसर आ चुका है हमारा, बिल्कुल ऐसे सॉल्व करते हैं z टेस्ट को। समझ आ गया, इसमें कुछ भी नहीं था। तो एक बार वापस से क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, हमें एक नॉर्मल सा क्वेश्चन गिवन था, उसमें हमने सबसे पहले क्या देखा। ठीक है, हमें क्या था, क्वेश्चन गिवन था, हमने इसमें सबसे पहले क्या देखा कि एन की वैल्यू 30 से ज्यादा है या 30 से कम। हमने देखा ज्यादा है तो हमने जेड टेस्ट का यूज किया। ठीक है, हमें क्वेश्चन में कुछ भी ग्रेटर देन डिक्रीज इंक्रीज समथिंग ऐसा कुछ भी गिवन नहीं था, तो इसलिए हमने नॉर्मल टू टेल टेस्ट का यूज किया। ठीक है, उसके बाद हमने गिवन लिख लिए, उसके बाद हमने नल हाइपोथेसिस लिखा जो कि इक्वल लिखेंगे, अल्टरनेटिव में बिल्कुल इसका अपोजिट। मैं वन टेल एंड टेस्ट टेल टेस्ट को समझा। अभी हम आगे क्वेश्चन करेंगे तो क्लियर हो जाएगी, कुछ भी जगह समझ नहीं आ रही तो। ठीक है, टेस्ट फिर हमने स्टैटिस्टिक्स किया अंडर एच नॉट टेस्ट। ठीक है, यहाँ से हमने जेड कैलकुलेटर की वैल्यू निकाल दी, ये देखो। ठीक है, समझ आ गया। तो ये फॉर्मूला यूज करना है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट याद कर लीजिए, लिख लेना ये पेपर में। ठीक है, वरना नहीं लिखना तो नॉर्मल मैसेज भी लिख सकता है। फिर हमने 1.77 आंसर निकाल लिया। देन हमने नेक्स्ट स्टेप में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस किया, अगर हमें गिवन है तो अच्छी बात है, नहीं गिवन है तो मैं ज्यूम 5% कर लेते हैं। उसके बाद हम निकालेंगे टेबुलेटेड वैल्यू ऑफ z एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस फॉर टू थिंग्स है इसके लिए। तो z टैब की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, हमें टेबल गिवन होता है उससे हम ये निकालते हैं, बहुत इजी है। ठीक है, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी वो टेबल। उसके बाद स्टेप नंबर 5 में हम कंपैरिजन एंड डिसीजन करते हैं। z टैब की वैल्यू ज्यादा थी इसलिए हमने क्या किया, इट इज नॉट सिग्निफिकेंट सो वी एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस एंड रिजेक्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर z कैल की वैल्यू ज्यादा होती कैलकुलेटेड की तो हम क्या करते, बिल्कुल इसका अपोजिट स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी z टेस्ट का क्वेश्चन है। A sample of 64 glass rod is taken from a manufacturer under a new process and tested their weighing strength. The mean weighing strength of the sample is found to be 47.8 lbs and standard deviation में दे रखा है 10. Testing claim that the average breaking strength of the rod is at least 50. यानी अब यहाँ पे at least word आ गया है, और हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि at least हो, at most हो, decrease हो, increase हो, something ऐसा हो, smaller than, taller than, superior, inferior। तो हम क्या यूज करते हैं, वन टेल टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, किसका यूज करते हैं, वन टेल टेस्ट का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वन टेल टेस्ट का यूज करेंगे, अदरवाइज हम टू टेल टेस्ट का यूज करते थे। तो यहाँ पे हम आ जाते हैं, एटलीस्ट वर्ड है यहाँ से, और अब हम यहाँ यूज करने वाले हैं वन टेल टेस्ट का। ठीक है, तो कभी भी ये भूलना नहीं है। उसके बाद हमें क्या, हम क्या करेंगे, गिवन लिख लेते हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे जो गिवन क्या है, N64 यानी क्या है, 30 से ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या यूज करेंगे, z टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, तो z टेस्ट एंड t टेस्ट का यूज कहाँ करना है हमें पता है, अगर 30 से ग्रेटर देन हो तो z टेस्ट यूज होगा, स्मॉलर देन हो तो t टेस्ट का यूज होता है। अब हम t टेस्ट के भी क्वेश्चन आगे करेंगे, तो यहाँ से हम गिवन वैल्यू लिख लेंगे। ठीक है,
तो हमने गिवन वैल्यू लिख लिया, n 64 है, मीन दे रखा 47.8, एस हमें 10 दे रखा स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड हमने एक म्यू नॉट म्यू मान लिया है, ये क्या है, वन टेल टेस्ट है, एंड म्यू नॉट हमें दे रखा है 50। यहाँ पे आपको शायद ऊपर कंफ्यूजन आ गई होगी, ठीक है, वन टेल टेस्ट एंड टू टेल टेस्ट में कैसे लिखना है। तो यहाँ पे एक बार और समझ लेते हैं कैसे लिखना है, ठीक है, इसमें इजी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। तो जब भी हमारा वन टेल टेस्ट आता है, तो नल हाइपोथेसिस वन टेल टेस्ट में या टू टेल टेस्ट में कभी भी चेंज नहीं होता, वो हमेशा म्यू इज इक्वल्स टू जो भी हमें डेटा गिवन है उसके ही रहेगा। बट अगर वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है, तो उसमें ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में चेंजेस आते हैं, ठीक है। अगर मान लो हमारा लेफ्ट टेल टेस्ट है, लेफ्ट टेल टेस्ट एंड राइट टेल टेस्ट, ठीक है, किसके पार्ट्स हैं ये, वन टेल टेस्ट के, ठीक है। एंड ये तो हमारा टू टेल टेस्ट है ही, जिसमें हम नॉट इक्वल टू लिखते हैं म्यू के। बट अगर लेफ्ट टेल टेस्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, म्यू इज स्मॉलर देन म्यू नॉट, जो हमें म्यू नॉट गिवन है, ठीक है, जो कि ऐसे कंडीशन को फॉलो करेगा, एक्स बार इज ग्रेटर देन म्यू नॉट। अगर एक्स बार सॉरी एक्स बार इज स्मॉलर देन म्यू नॉट होगा, तो म्यू इज ऑल्सो स्मॉलर देन म्यू नॉट होगा, ये वाली कंडीशन, यानी कि एक्स बार यहाँ पे 47.8 है ना, ठीक है, एंड ये 50 है, तो यानी ये वाली कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ये क्या 47.8 एंड ग्रेटर देन 50, ये वाली कंडीशन फॉलो कर रहा है, तो हम ऐसे लिखेंगे ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में। समझ आ गया। अगर ये वाली कंडीशन हो रहा होता, तो हम राइट टेल टेस्ट लिखते, ठीक है। अब अच्छे से आई थिंक समझ आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन करते हैं, उसके थ्रू और समझ आ जाएगा, ठीक है। तो हमने गिवन लिख लिया है, अब हम लिखते हैं स्टेप नंबर 1, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में हम क्या लिखते हैं, हमेशा नल हाइपोथेसिस लिखते हैं। क्या लिखते हैं, नल हाइपोथेसिस। सो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस क्या है, एच नॉट है, एच नॉट होता है हमारा, ठीक है, हम लिख देते हैं म्यू नॉट इज इक्वल्स टू 50, एंड यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि जो एवरेज ब्रेकिंग स्ट्रेंथ ऑफ रॉड इज 50, ठीक है। अब स्टेप नंबर 2 हम क्या लिखेंगे, स्टेप नंबर 2 में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, ठीक है। इसमें क्या लिखते हैं, अब इसमें देखते हैं हम, तो इसमें जो है एक्स बार की वैल्यू क्या है 47.8 एंड म्यू नॉट की वैल्यू क्या है 50, है ना, यही दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो एक्स बार है वो स्मॉलर देन है म्यू नॉट के, जो म्यू इज ऑल्सो स्मॉलर देन म्यू नॉट, तो ये वाली स्टेटमेंट हम लिख देंगे। अगर ये इसका अपोजिट होता तो ये बिल्कुल अपोजिट हो जाता, ठीक है। तो ये वाली चीज नहीं लिखनी यहाँ पे, ये वाली चीज नहीं लिखनी। जब अब आप सॉल्यूशन करेंगे एग्जाम में, ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा है आपको, ठीक है। सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम क्या लिखेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस H1 इज इक्वल्स टू म्यू इज ग्रेटर देन 50, यानी म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, ठीक है। समझ आ गया। अब यहाँ पे हम एक वो लिखेंगे, average breaking strength of the rod is not 50, ठीक है, नॉट में आ जाता है ना, तो उसका ऑल्टरनेटिव हो जाता है, तो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, ठीक है। अब बिल्कुल वही सेम स्टेप से स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते थे, स्टेप नंबर 3 में हम निकालते थे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। सो अंडर द आपको स्टेटमेंट लिखनी है तो लिख सकते हैं, वरना सिर्फ इतना भी लिख सकते हैं,
एंड यहाँ से हम z की वैल्यू निकालेंगे। सो z कैलकुलेट की वैल्यू निकालते हैं स्टैटिस्टिक्स में। यहाँ से फॉर्मूला है x बार माइनस म्यू नॉट s अंडर रूट, बिल्कुल वही है जैसे हमने ऊपर देखा था। ठीक है, बस यहाँ पे नेक्स्ट जो अभी से हमने पहले वाला क्वेश्चन किया था, यहाँ पे ये गिवन था, तो ये बात एक ही है, हम स्टैंडर्ड डेविएशन का यहाँ पे यूज करते हैं। तो यहाँ से हम जो भी गिवन है वो पुट कर देते हैं, तो 50 हो गया यहाँ से। ठीक है, तो 10 64, तो सोल्यूशन करेंगे तो माइनस 1.76 आएगा। एंड ये देखिए मॉडुलस में है, सो z कैलकुलेटर के लिए पॉजिटिव हो जाएगी 1.76। ठीक है, तो ये पॉजिटिव हो गई बिल्कुल। अब हम डन करेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम क्या निकालते हैं, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकालते हैं। सो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें अगर नहीं गिवन होता तो हमने क्या कहा था कि हम 5% को एज्यूम कर लेते हैं। 0.05 हो गया यहाँ से। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, टेबुलेटेड वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि हमें कंपैरिजन एंड डिसीजन करना पड़ता है, इसलिए हम टेबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू ऑफ z at 5% of level of significance। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ठीक है, तो यहाँ से z टैब की वैल्यू मैंने बताया था आपको, एक टेबल गिवन होती है, हम उसमें से फाइंड करते हैं, मैं टेबल आपको प्रोवाइड करा दूंगी। तो यहाँ से 1.65 हो गया। ठीक है, तो z टैब की वैल्यू हमें ये मिल गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम स्टेप 5 में क्या करते थे, कंपैरिजन करते थे। स्टेप नंबर 5 में क्या करते थे, कंपैरिजन एंड डिसीजन करते थे। सो स्टेप नंबर 5 में हम यही लिखेंगे बिल्कुल। क्या लिखोगे आप, z कैलकुलेट एंड z टैब, तो यहाँ पे z टैब लिख दो, यहाँ पे z कैलकुलेट लिख दो। ठीक है, एंड यहाँ से देख लेते हैं 1.65 है z टैब की वैल्यू, एंड यहाँ पे क्या है 1.76, तो ये ग्रेटर देन है। बस हमारा आंसर आ गया। ऐसे हम फाइंड करते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब यहाँ से एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है जेड टेस्ट या टी टेस्ट में, या आपको डर लग रहा है कि जेड टैप की वैल्यू अगर गिवन ना हुई तो हम क्या करेंगे, तो वैसे तो गिवन होगी ही होगी। ठीक है, एग्जाम में ऑब्वियस सी बात है, हम ऐसे याद तो कर नहीं सकते, इतनी बड़ी टेबल तो हमें गिवन होती है वैल्यू। बट अगर आपको फिर भी अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करना है तो आप याद कर सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ठीक है, 4 लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए आपको अगर गिवन हुआ 1% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ठीक है, तो या तो 1% गिवन होता है, या तो 5% गिवन होता है, या तो 10% गिवन होता है। तो अगर लेफ्ट टेल टेस्ट के लिए मैं बता दूँ, ये हमें गिवन हुआ, डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं यहाँ पे। वन तो जेड टैप की वैल्यू ये आई -2.33, 1.65 एंड यहाँ से 1.2। अगर हम बात करें राइट टेल टेस्ट की, आप इसे याद कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको याद करना है तो वैसे गिवन होंगी। ठीक है, राइट टेल टेस्ट के लिए अगर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता है तो आप 1% के लिए क्या पुट करेंगे, 2.23। ठीक है, 5% के लिए क्या पुट करेंगे, 1.65 एंड 10% के लिए क्या पुट करेंगे, प्लस 1.28। बिल्कुल वही है, राइट हैंड में पॉजिटिव है, लेफ्ट हैंड में नेगेटिव है। बाकी वो मॉडुलस लगा होता है तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक और देख लेते हैं, 4 टू टेल टेस्ट के लिए भी तो देखेंगे ना। तो 4 टू टेल टेस्ट यहाँ से आ जाएगा क्या, वैल्यू देख लेते हैं। तो 1% के लिए, 5% के लिए एंड 10% के लिए। तो 1% के लिए क्या होता है, +2.56, इसके लिए 1.96 एंड इसके लिए होता है +1.65। ठीक है, तो ये आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो 1.65 है ना यहाँ पे। ठीक है, ये 10% है, सर यहाँ पे 1.96 होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 1.96 कहाँ गया,
वैल्यू फाउंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे 1.96 होगा, मैंने गलती कर दी, एंड ये ग्रेटर देन होगा यहाँ पे, ठीक है। सो सॉरी, यहाँ पे गलती हो गई थी। तो ऐसे हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आपको ऐसे गिवन होगी वैल्यू यहाँ पे, अगर नहीं हुई तो ऐसे लिख देंगे। बाकी स्टेप 5 में हमने एक कंपैरिजन कर दिया, एंड डिसीजन के लिए हमने प्रीवियस क्वेश्चन में हमने जो स्टेटमेंट लिखी थी, बिल्कुल ऐसे स्टेटमेंट आप लिख देंगे, आपको फुल नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, समझ आ गया। बाकी आपको नोट्स में अवेलेबल होंगे सारे क्वेश्चन। उसके बाद अब हम करते हैं, अगर हमें अभी तो यहाँ पे हमें सिंगल मीन गिवन है, अगर हमें टू मीन गिवन हो तो हम क्या करेंगे? ठीक है, अगर हमें टू मीन गिवन हो तो हम क्या करेंगे? तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है टू मीन प्रॉब्लम के लिए, ठीक है। सो अ पोटेंशियल buyer, ठीक है, buyer at light bulb about 50 bulb of each of two brands open testing these bulb had mean light, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये आ गया mean light 1.82 and standard deviation 80, whereas B का है 1208 hours with standard deviation 94, ठीक है। कैन बी बाय सर्टेन ऑफ द टू ब्रांड्स डिफर क्वालिटी, ठीक है। तो अभी हमें कुछ नहीं करना, हमें तो बस ये चाहिए होता है, हमें एन की वैल्यू मिल जाए, हमें जो भी क्वेश्चन है जो हमें फॉर्मूले में पुट करना है वो मिल जाए, बस हमें सब कुछ गिवन है। एन 50 है तो हमें पता चले कि जेड टेस्ट का क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे कहीं भी एट लीस्ट एट मोस्ट वगैरह दे रखा है? नहीं, हमें नहीं दे रखा, तो हम यहाँ पे सिंपल टेस्ट का यूज करने वाले हैं, टू टेल टेस्ट का यूज करने वाले हैं, ठीक है, समझ आ गया। सो यस, हम्म तो आप भी लिखते जाइए गिवन क्या है हमें, ठीक है, खुद से सॉल्व करो। तो गिवन क्या क्या है हमें? गिवन है दो दो चीजें हैं हमें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले क्या, ब्रांड ए में एन दे रखा है हमें 50, मीन क्या दे रखा है 1282, एंड एस वन दे रखा है 80, ठीक है। वैसे ही बिल्कुल ब्रांड टू करते हैं, सॉरी ब्रांड डी करते हैं, ठीक है। एन दे रखा है 50, एंड ये 1208, एंड S2 दे रखा है 94। आर्ट्स का क्या लिखना तो लिख सकते हैं, नहीं लिखना तो कोई बात नहीं। तो ये हमने गिवन लिख दिया। बिल्कुल जल्दी 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 सॉल्व करो। स्टेप नंबर 1 क्या है? नल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस। तो नल हाइपोथेसिस क्या है? एच नॉट म्यू वन इज इक्वल टू म्यू टू, स्टेटमेंट लिख देंगे, ठीक है, कि नॉट डिफर वगैरह, यस ये स्टेटमेंट ट्रू है। एंड बिल्कुल स्टेप नंबर 2 देखिए, स्टेप नंबर 2 में हम लिखेंगे ऑल्टरनेटिव, यानी बिल्कुल इसका ऑपोजिट, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, यानी यहाँ पे हो गया H1, और यहाँ पे हम लिख देंगे म्यू वन इज नॉट इक्वल टू म्यू टू, ये टू ब्रांड्स, ठीक है, डू नॉट डिफर इन क्वालिटी, ठीक है, नॉट और एक में यस, ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट आ जाती है। अब जल्दी जल्दी स्टेप नंबर 3 करते हैं, कुछ भी नहीं करना, बिल्कुल वही सारे स्टेप्स हैं जो हमने पहले परफॉर्म कर रखे हैं, वही पहले जो हमने लिख रखे हैं। यहाँ पे हम करेंगे किसका टेस्ट करते हैं? स्टैटिस्टिक्स का टेस्ट करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है। तो अंडर एच नॉट टेस्ट करके, ठीक है, तो यहाँ पे जेड कैलकुलेटर का फॉर्मूला हो जाता है, कैलकुलेटर का फॉर्मूला हो जाता है। अब यहाँ पे टू मीन है तो यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाता है, यहाँ पे टू मीन है तो यहाँ पे दो मीन आ जाएंगे, x1 माइनस में x2 अपॉन में, यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन आ रहा था, अब यहाँ पे दो आ गए तो अंडर रूट यहाँ पे हो गया s1 स्क्वायर प्लस s2 स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में n1 n2, इन दोनों के अपॉन में है, ठीक है। यहाँ से एक सेकेंड, ठीक है, अब ठीक है। तो ऐसे होगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? फॉर्मूला हो जाएगा, यही वाला हम पुट करते हैं। इफ अगर हमें टू मीन गिवन है तो ये वाला यूज करेंगे, अगर हमें वन मीन गिवन होता तो हम पहले वाला यूज करते हैं, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं जल्दी जल्दी, 1282 माइनस 1208 अपॉन में अंडर रूट 80 का स्क्वायर अपॉन में 50 प्लस 94 का स्क्वायर अपॉन में, हमें यही गिवन है, यस यही गिवन है 50। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 74 हो जाएगा, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे 17.456, एंड वैल्यू क्या आएगी 4.24। तो जेड कैलकुलेटर कैलकुलेटर की वैल्यू 4.24 आ गई,
ठीक है, समझ आ गया। अब हम जल्दी जल्दी निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी? जेड टैब। ठीक है, तो स्टेप नंबर 4 देखते हैं। स्टेप नंबर 4 में हम क्या निकालेंगे? नहीं सॉरी, स्टेप 4 में सब लिखेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। उसके बाद ठीक है, तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या लिखेंगे? 5%। 5% में हम लिख देंगे 0.05। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम लिख देते हैं जेड टैब। ठीक है, इसकी वैल्यू 1.96। ठीक है, ये हो गया हमारा, क्योंकि ये क्या है, वन टू टेल टेस्ट है, तो टू टेल टेस्ट में 5% के लिए यही होता है। अब मुझे कुछ याद आ रहा है शायद, जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन था, अ, ये वाला जो क्वेश्चन था वो राइट टेल टेस्ट के लिए था। एंड राइट टेल टेस्ट में जो 5% की वैल्यू 1.65 की होती है, सो ये 1.65 की होती, 1.65। ठीक है, एंड ये बिल्कुल सही था। ठीक है, सो जल्दी जल्दी में भूल गई। बेटर, आप लोग तो वैसे स्मार्ट हो। ठीक है, उसके बाद तो जेड टैब की वैल्यू ये आ गई। उसके बाद अब हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं कंपैरिजन एंड डिसीजन। तो स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं? कंपैरिजन। ठीक है, यहाँ तो हो जाएगा जेड टैब एंड जेड। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे अब? तो hence it is significant, so we accept alternative hypothesis। लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें ये बड़ा था, तो हमने बिल्कुल इसके अपोजिट स्टेटमेंट लिखी थी कि H1 एंड रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, H0। बस हमारा आंसर आ। तो प्लीज आप इस चीज में कंफ्यूज मत होना, ये जो भी मैंने ऊपर जो किया था। ठीक है, अगर आपको जेड टैब की वैल्यू नहीं याद हो रही, नहीं समझ आ रहा है, तो आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर बाई चांस आपको अपने सेटिस्फेक्शन के लिए याद करना है कि मान लो नहीं गिवन हुआ, आपको डर लग रहा है वैसे गिवन होगा, ठीक है, तो आप ये याद कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा वन टेल टेस्ट था यहाँ पे एंड राइट टेल टेस्ट था। ठीक है, तो यहाँ पे 1.65 वैल्यू आती 5% के लिए गारंटी थी। ठीक है, अगर यहाँ पे टू टेल टेस्ट के लिए हम कर रहे होते तो ये वैल्यू आती। ठीक है, तो मैं इसी में मैंने ये गलती से लिख दिया था, तो प्लीज इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सारे जितने भी जेड टेस्ट टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, हमने वो कर लिया है। अब हम करते हैं टी टेस्ट के क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं टी टेस्ट के क्वेश्चन कैसे आते हैं। ठीक है, सो रैंडम क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। बहुत इजी है, बिल्कुल वही चीजें सेम टू सेम करने, बस एक चीज में डिफरेंस आ जाता है यहाँ पे। ऑफ साइड 20 कॉमा नॉर्मल पॉपुलेशन। ठीक है, सो आप प्लीज क्वेश्चन पढ़ते जाइए एंड जो भी गिवन डेटा है वो लिखते जाइए। ठीक है, सो
रैंडम सैंपल ऑफ साइज 20 है, यानी कि यहाँ पे हमें साफ पता चल रहा है कि ये टी टेस्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि अगर 30 से ये कम है 30 से ज्यादा होता तो यहाँ पे जेड टेस्ट का यूज होता। चलो आप आगे बैठते हैं। नॉर्मल पॉपुलेशन सैंपल मीन हमें दे रखा है 42, स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, टेस्ट करना है जो हमें नॉर्मल पॉपुलेशन, जो हाइपोथेसिस दैट इज पॉपुलेशन हमें दे रखा है, पॉपुलेशन मीन 44। सब कुछ तो गिवन है, बस कुछ नहीं करना, वही स्टेप फॉलो करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं, हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना है हमें, तो हम करके लिखेंगे गिवन लिखेंगे। एंड हमें दे रखा है 20, ठीक है, मीन दे रखा है 42, ठीक है, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है 6, एंड न्यू नॉट हमें दे रखा है 44। कहीं आगे कहीं भी एटलीस्ट एट मोस्ट वगैरह गिवन है, नहीं गिवन है तो जानिए टू टेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 पे आ जाते हैं। स्टेप नंबर 1 क्या है? नल हाइपोथेसिस। अभी तक आपको स्टेटमेंट समझ आ गई होगी कि स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू 44, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट स्टेप, स्टेप नंबर 2, यहाँ पे क्या है? ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बिल्कुल n1 यहाँ पे क्या हो जाएगा? इज नॉट इक्वल टू 44। यहाँ पे स्टेटमेंट पता है, एक यस वाली एक नो वाली स्टेटमेंट आएगी। तो स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स का, ठीक है। एंड यहाँ पे फॉर्मूला, तो यहाँ पे देखो टी कैलकुलेटर निकालते हैं। यहाँ पे मान लो अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस गिवन नहीं होता तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। बस जरूर, ठीक है। अगर हमें गिवन है तो, अगर हमें गिवन है तो हम ये वाला यूज करेंगे। नॉट जेड टेस्ट की बात कर रही हूँ, मैं टी टेस्ट की बात कर रही हूँ। तो म्यू नॉट एस अंडर एन माइनस 1, ठीक है। यहाँ ये टी टेस्ट के लिए, फॉर टी टेस्ट ओनली, ठीक है। ये टी टेस्ट के लिए मैं बता रही हूँ आपको, ये तो कंफ्यूज नहीं होना। जेड टेस्ट वाले में नॉर्मल वही फॉर्मूला आएगा, ये टी टेस्ट की बात हो रही है यहाँ पे। तो टी टेस्ट में अगर हमें स्टैंडर्ड डेविएशन एंड वेरिएंस गिवन नहीं होता, इज नॉट गिवन, ठीक है, इज नॉट गिवन, तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करते। अगर गिवन है तो हम ये वाला यूज करेंगे। तो क्या हमें गिवन है? ये सब गिवन है, कोई गिवन नहीं, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। समझ आ गया? सो फॉर्मूला पुट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या था? एक्स बार, ठीक है, माइनस म्यू नॉट अपॉन एस अंडर रूट एन माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे पुट करते हैं 42 माइनस 44 अपॉन 6, एंड यहाँ पे एन की वैल्यू 20 माइनस 1। तो यहाँ से हम जो हम सोल्यूशन करेंगे तो -2/6 अंडर रूट 19 आ जाएगा यहाँ से। तो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी? -1.45 होगी, वैसे तो बट पॉजिटिव हो जाएगी 1.45, ठीक है। अब यहाँ से हम स्टेप नंबर 4 करते हैं। तो स्टेप नंबर 4 में सबसे पहले क्या लिखते हैं? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ये कुछ भी गिवन तो हम अज्यूम करेंगे 5% या 0.05 आ जाएगा। अब उसके बाद यहाँ पे ट्विस्ट आ जाता है, क्योंकि है ये टी टेस्ट, यहाँ पे एक ट्विस्ट आ जाएगा। एंड यहाँ पे हम ऑल्सो एक क्या फाइंड करेंगे? न्यू टर्म फाइंड करेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे फाइंड करते हैं? n-1 से। तो n हमें क्या है गिवन? 20 एंड 1 तो 19, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा 90। हम डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज करते हैं, ये बिल्कुल टेबल पे यूज किया जाता है। हमें एक डिग्री ऑफ फ्रीडम दिया जाता है एंड एक लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया जाता है, एंड दोनों की वैल्यू को हम देखते हैं एंड पुट करते हैं टी टैब, टी टैबुलेटेड के लिए। अब आप फिर से डरना नहीं है, ये हमें गिवन होगा क्वेश्चन। बट किसी किसी एग्जाम में, ठीक है, किसी किसी एग्जाम्स में क्या हो रहा है, हमें बोल दिया जाता है कि हम खुद से ला सकते हैं, अपनी टेबल ला सकते हैं। अगर हमें नहीं बोला गया कि टेबल नहीं लाना, तो हमें क्या गिवन होगा क्वेश्चन करने, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज याद करना इम्पॉसिबल है, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी वाले अलाउ करते हैं कि हमें टेबल लेकर जानी है तो वो ठीक है, अगर नहीं करते
तो क्वेश्चन में गिवन होता है। एंड इंजीनियरिंग के लिए ऑब्वियसली गिवन होगा, हमें टेबल वगैरह लेकर नहीं जानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2.09, ठीक है। एंड वैसे बिल्कुल स्टेप 5 में हम क्या करेंगे, कंपैरिजन एंड डिसीजन करेंगे। तो स्टेप 5 में यहाँ पे डायरेक्ट लिख देती हूँ, बस यहाँ पे आप लिख देंगे कंपैरिजन एंड डिसीजन, एंड यहाँ से आ जाएगी टी टैब जो है वो ग्रेटर देन है टी कैलकुलेटेड के, ठीक है। तो आप यहाँ लिख देंगे हाँ इट इज नॉट सिग्निफिकेंट, so we accept null hypothesis and we reject alternative hypothesis, ठीक है। समझ आ गया, ये बहुत ज्यादा इजी था। अब हम एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। कैसा क्वेश्चन, जिसमें हमें मीन सॉरी स्टैंडर्ड डेविएशन में वेरिएंस गिवन ही नहीं होगा, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन करते हैं। सो two type of drugs were used, मतलब हमें क्या गिवन होंगे, हमें अब टू डेटा गिवन होंगे। हम ये वाला क्वेश्चन करते हैं कि हमें टू डेटा गिवन होंगे तो हम क्या करेंगे, ठीक है। सो टू टाइप ऑफ ड्रग्स वर यूज, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं एग्जाम में, हम ये वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ऑन 5 and 7 patient, तो reducing their weight, ठीक है। तो टू टाइप्स ऑफ ड्रग का यूज किया गया है, ठीक है। एंड रिड्यूस करने के लिए वेट का, एंड ड्रग ए जो है was imported ये क्वेश्चन है, वैसे हमें क्वेश्चन की नीड नहीं, हमें तो डेटा की नीड होती है, ठीक है। हमें डेटा की नीड है। सो द डिक्रीज, ठीक है, डिक्रीज इन वेट in kg after using the drug। अब नेक्स्ट टाइम से मैं आपको सिर्फ डेटा बता दूंगी, जो भी गिवन डेटा होगा, बाकी आपको नोट्स पे तो क्वेश्चन मिल जाएंगे अगर आपको क्वेश्चन भी देखने होंगे तो, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें हमारा जो मेन टेबल है ये गिवन है यहाँ पे। तो ड्रग ए के लिए दे रखा है यहाँ पे 10, 12, 13, 11, 14, एंड ड्रग बी के लिए हमें गिवन है डेटा 8, 9, 12, 14, 15, 10 एंड 9, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चंस गिवन है, क्वेश्चन स्टेटमेंट गिवन है, एंड यहाँ पे हमें लिखा हुआ है कि यूज करना है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर पर्सन, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं भी हमें ये ऐसा गिवन नहीं है एटलीस्ट एट मोस्ट वगैरह, तो ये ऑब्वियसली टू पेज ऐसा क्वेश्चन है। एंड अगर हमें पता करना है, ठीक है, कि वन डे टेस्ट का है या टू डे टेस्ट का, तो मैंने आपको बता दिया है एटलीस्ट एट मोस्ट वगैरह होगा इसमें, तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे ये नॉर्मल टू डे टेस्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे, कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ सैंपल मीन। सबसे पहले हम सैंपल मीन के लिए कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सैंपल मीन यानी इसे हम डिनोट करेंगे एस की स्क्वायर से। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें कुछ भी गिवन नहीं है, हमें यहाँ पे सिर्फ डेटा गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक सैंपल मीन निकालेंगे जिसे हम डिनोट करेंगे एस की स्क्वायर से। एस की स्क्वायर में कंफ्यूज नहीं होना, ये हमारे क्या है, सैंपल मीन है। क्या है, सैंपल मीन, ठीक है, समझ आ गया। अब हम ड्रग ए एंड ड्रग बी के लिए निकालते हैं। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे कैलकुलेशन कर रहे हैं हम सैंपल मीन की, तो यहाँ पे कुछ भी गिवन नहीं है, हमें सिर्फ ड्रग ए एंड ड्रग बी का हमें डेटा गिवन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ड्रग ए, ठीक है, एंड यहाँ पे लिख देते हैं ड्रग बी, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं, एक टेबल बनाएंगे एक्स ए की, एक टेबल बनाएंगे एक्स ए स्क्वायर की, यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे एक्स बी की, और यहाँ पे टेबल बनाएंगे एक्स बी स्क्वायर की, ठीक है। तो एक्स हमें क्या गिवन है डेटा में, हमें डेटा में क्या गिवन है 8 सॉरी 10, 12, 13, 11 एंड 14,
तो यहाँ पे ये लिख लेते हैं, ठीक है। तो 10, 12, 13, 11 एंड 14, ठीक है। अब इसका स्क्वायर करना है हमें, इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर होगा 100, ठीक है। 144, 169, 121 एंड 196, ठीक है। बिल्कुल वैसे यहाँ पे जब जो हमें गिवन है वो लिख देते हैं। तो यहाँ पे था 8, 9, 12, 14, 15, 10 एंड 9। इसका स्क्वायर कर देंगे तो 64, 81, 144, 196, ठीक है, 225 एंड यहाँ पे 100 एंड यहाँ से 81 आ जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे समीशन कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो एक्स ए का करेंगे, समीशन ऑफ एक्स ए का मतलब क्या होता है, टोटल एक्स से टोटल हम सबको जब प्लस कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 60। यहाँ पे समीशन कर देंगे एक्स ए स्क्वायर का, तो यहाँ पे हो जाएगा 730। तो बिल्कुल वैसे सेम एक्स बी के साथ करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 77 एंड यहाँ पे एक्स बी स्क्वायर का समीशन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 891। यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिएगा, कैलकुलेटर कीजिए, ठीक है। ये समझ आ गया। अब यहाँ पे नंबर कितने हैं, ठीक है, नंबर कितने हैं, एन कितना है यहाँ पे, एन है यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे एन लिख दो 5। यहाँ पे एन भी कितनी है, ये कितना गिवन है हमें, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 गिवन है, तो यहाँ पे 7 लेंगे, ठीक है। समझ आ गया, इतना हमें इतना मिल गया। अब हम निकाल लेते हैं। सो एक्स ए बार निकालने के लिए का फॉर्मूला होता है एक्स ए अपॉन में एन ए, ठीक है। तो यहाँ से 60 था और ये 5 हमने निकाला, ये 12 मिलेगा, ये बिल्कुल एक्स बी के लिए निकाला। ये तो हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूला हम अभी अप्लाई करेंगे, फॉर्मूले में ये सब कुछ गिवन होगा, तो हमें इन सब चीज की वैल्यू चाहिए होगी, इस वजह से हम ये कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने एक्स बी कर दिया, ठीक है, एन बी, एक्स बी समीशन ऑफ एक्स बी एंड एन बी। तो यहाँ हमें पता है 77 अपॉन में 7 है, ये हो जाएगा 11, ठीक है। अभी हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ डेटा बनाया है, एनवायरमेंट टेबल बनाई है, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, सबका समीशन कर दिया एंड एन की वैल्यू निकाल ली। एंड हमें इस ये चाहिए था, एक्स बार चाहिए था, तो हमने इसके थ्रू निकाल लिया। हमें एक्स बी बार चाहिए था, हमने इसके थ्रू निकाल लिया, यानी कि हमने मीन निकाल लिया। यही होती है ना मीन हमारी, ऐसे ही हम करते हैं, ए के लिए ये हो गया एंड मीन बी के लिए ये हो गया, ठीक है, समझ आ गया। तो हमने सैंपल मीन तो निकाल लिया, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो एस पी का फॉर्मूला होता है, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। सो एस टी स्क्वायर का फॉर्मूला है, हमें एस टी स्क्वायर ही निकालना था, है ना। हमें सबसे पहले क्या निकालना था, हमें निकालना था कैलकुलेशन ऑफ सैंपल मीन एंड एस टी स्क्वायर। हमने कैलकुलेशन निकाल ली, ठीक है, सैंपल मीन निकाले, हम एस टी स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी माइनस 2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में समीशन ऑफ एक्स ए स्क्वायर, जो कि अभी हमने निकाल लिया। हमने इसलिए निकाला था क्योंकि हमें फॉर्मूले में पुट करना था इसकी वैल्यू, एक्स ए का होल स्क्वायर अपॉन एन ए, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा बिल्कुल समीशन एक्स बी, ठीक है, एक्स बी स्क्वायर माइनस समीशन में एक्स बी का होल स्क्वायर अपॉन में एन बी, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यू। सो 1 एन ए कितना था, 5 था, एन कितना था, 7 था, -2। यहाँ पे हम देखते हैं एक्स ए स्क्वायर समीशन कितना था, 730 था, ठीक है। एक्स ए का होल स्क्वायर यानी कि 60 का होल स्क्वायर आ गया यहाँ पे, एंड एन ए 5 था, प्लस इसका क्या था 891 हमने निकाला था, -77 का होल स्क्वायर अपॉन में 7 कर दिया, ठीक है। अब इसका जब सॉल्यूशन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर देंगे 5.4 आ जाएगा। तो एस की स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5.4 हो जाएगी, ठीक है। तो हमें ये पता है फोर ड्रग ए, एन ए की वैल्यू हमें दे रखी है 5 एंड एक्स ए बार की जो हमने वैल्यू निकाली थी वो 12 निकाली थी। अगर हम देखिए फोर ड्रग बी, वापस से डेटा लिख लेते हैं जो भी हमें गिवन है,
तो एन बी की वैल्यू क्या थी 7 एंड एक्स बी जो हमें हमारा मीन था सैम्पल में वो हमने निकाला था 11 और यहाँ पे हमने एस पी स्क्वायर भी निकाल लिया। एस पी स्क्वायर ठीक है, एस पी स्क्वायर क्या है, द अनबायस्ड estimate of common population variance। ठीक है, तो ये है 5.4। ठीक है, ऐसे करके आप लिख देंगे। जब इतना कर लेंगे ना, देन आप क्या करेंगे, अब आपको सब कुछ मिल गया है, अब आप बिल्कुल वही सेम स्टेप फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें ये चीजें गिवन नहीं थी इसलिए हमें ये चीजें निकालनी। अब बिल्कुल सेम स्टेप हमें फॉलो करना है, सेम स्टेप फॉलो करना है, यानी कि अब हम यहाँ से लिखेंगे स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में क्या लिखेंगे, नल हाइपोथेसिस, जो कि क्या होता है एच नॉट, फिर लिखेंगे म्यू ए इज इक्वल टू म्यू बी। फिर बिल्कुल स्टेप नंबर 2, ठीक है, स्टेटमेंट भी लिख लेना एंड यहाँ पे हो जाएगा ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि है H1, जो कि म्यू इज नॉट इक्वल टू म्यू बी। ठीक है, उसके बाद हम स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हम क्या निकालते हैं, स्टैटिस्टिक्स निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टी कैलकुलेटेड की वैल्यू निकालते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है एक्स ए बार माइनस में एक्स बी बार, ठीक है, अपॉन में यहाँ पे हो जाएगा एस पी स्क्वायर अंडर रूट 1 एन ए प्लस 1 एन बी। ठीक है, समझ आ गया। तो ये पूरी चीजें हमें पूरे डेटा गिवन है, तो यहाँ पे 12 माइनस 11, देखो आपको इस चैप्टर में ना सिर्फ फॉर्मूला ही याद करना है, तो सब कुछ मोस्टली याद करने वाला ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5.4 1 प्लस 1/5 1/7। तो कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हमें आता है, तो हमें क्या निकालना होता है, जहाँ पे हमें सिर्फ दो टेबल गिवन हो और हमें कुछ भी गिवन ना हो, हमें ना तो मीन गिवन है ना हमें वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन है, तो हम ऐसे सॉल्व करेंगे, हमें बस दो टेबल गिवन है, तो अब ये वाला तरीका यूज करेंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 0.734 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो टी कैलकुलेटेड की वैल्यू भी आ गई। इसके बाद हम करेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हम करते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जो कि 1% है, तो यहाँ पे 0.01 हो जाएगा। ठीक है, फिर हम यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम फाइंड करते थे। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हम n-1 करते थे, बट अब यहाँ पे दो चीजें गिवन है, तो एन ए प्लस एन बी -2 है, तो यहाँ पे 2 कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 प्लस 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 10। डिग्री ऑफ जेड आ गई, तो यहाँ से हम टी टैप की वैल्यू निकाल लेंगे। क्वेश्चन गिवन होगी 3.169। देन बिल्कुल स्टेप नंबर 5 में हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, डिसीजन करते हैं, तो स्टेप नंबर 5 लिख देंगे एंड टी टैब लिख देंगे इज ग्रेटर देन टी कैलकुलेट, एंड जो हमें स्टेटमेंट पता है हम वही स्टेटमेंट बिल्कुल लिख देंगे। ठीक है, सो यही हमारा था जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट। अब हम करेंगे काई स्क्वायर टेस्ट एंड एफ टेस्ट। यस, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काई स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, सो काई स्क्वायर टेस्ट देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको कुछ ऐसा टेबल गिवन होगा। ठीक है, कुछ ऐसा टेबल गिवन होगा इस टाइप का। ठीक है, और हमें क्या निकालना होगा, वही जेड टैब जेड कैलकुलेटेड की वैल्यू हमें निकालनी होगी। और हम कैसे करेंगे, काई स्क्वायर से करेंगे, यानी कि हमें क्या गिवन होगा, इस टाइप का हमें क्वेश्चन गिवन होगा या बहुत सारी वैल्यू गिवन होगा, हमें कुछ भी गिवन नहीं होगा, लाइक हमें ना वेरियंस गिवन होगा ना हमें मीन गिवन होगा ना हमें कुछ भी गिवन नहीं होगा, बस हमें नॉर्मल एक टेबल गिवन होगी, तो हम समझ जाएंगे कि हम क्या कर रहे हैं, काई स्क्वायर टेस्ट यहाँ पे करेंगे। मतलब नो मीन गिवन, ठीक है, एंड नो वेरियंस गिवन। ठीक है, कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पे, बस हमें डेटा गिवन है। ठीक है, और कुछ भी गिवन नहीं है, बस हमें टेबल गिवन है। ठीक है, ना तो हमें मीन गिवन है ना हमें वेरियंस गिवन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या यूज करेंगे, काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। तो हमें क्वेश्चन नहीं देखना, हमें तो सिर्फ डेटा की नीड होती है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ डेटा लिख दिया है
तो क्वालिफिकेशन ठीक है, स्टेटस है नेवर मैरिड, मैरिड, डिवोर्स, विडो, ठीक है, एंड मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, बैचलर्स, मास्टर्स, PhD को। चलो तो ये हमें टेबल दे रखी है एंड इन सबको टोटल करके हमारा 300 आ रहा है एंड यहाँ से अगर हम टोटल करेंगे तब भी 300 आ रहा है, यहाँ से भी हमने टोटल किया 300 आ रहा है, ये टोटल वैल्यू है, ठीक है, ये टोटल वैल्यू है। सो अब स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा टेबल। स्टेप नंबर 1 क्या कहता है, नल हाइपोथेसिस। तो हमें यहाँ पे तो कुछ गिवन होता नहीं, हम यहाँ पे ये लिखेंगे देयर इज नो रिलेशन बिटवीन मैरिटल स्टेटस एंड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो हमें इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, बेसिकली रिलेशन निकालना होता है। हमें कुछ भी गिवन नहीं होता, हमें सिर्फ क्या निकालना होता है, रिलेशन निकालना होता है दो डेटा के बीच का। तो नल हाइपोथेसिस में हम लिखेंगे नो रिलेशन बिटवीन एंड ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में हम लिखेंगे इज रिलेशन बिटवीन मैरिटल स्टेटस एंड एजुकेशन क्वालिफिकेशन। ठीक है, स्टेप नंबर 1 एंड स्टेप नंबर 2 डन। नेक्स्ट होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें गिवन नहीं होता तो हम उसे क्या मानते हैं, 5% मानते हैं। तो यहाँ पे आ गया 0.05। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब हम बनाएंगे एक टेबल। टेबल किसकी बनाएंगे, एक्सपेक्टेड वैल्यू की टेबल बनाते हैं। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल हमें, ठीक है, यही बिल्कुल ऐसे ही लिख देना है हमें जो भी हमें गिवन है। ठीक है, हमने लिख दिया यहाँ पे मिडिल क्लास, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, ठीक है, PhD वगैरह जो भी हमें गिवन था यहाँ पे। ठीक है, ये जो चीज हमें गिवन थी वो लिख दिया, यहाँ पे जो चीज गिवन थी हमने यहाँ लिख दिया। बस अभी हम यहाँ पे टोटल नहीं लिखेंगे क्योंकि हम अब एक न्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू बनाएंगे। ठीक है, तो न्यू एक्सपेक्टेड वैल्यू बनाने के लिए हम यहाँ पे क्या फिल करेंगे, ठीक है, वो फिल करते हैं, वो सीखते हैं कि हम यहाँ पे फिल कैसे करते हैं। सो हमें कुछ नहीं, यहाँ पे एक थोड़ी ट्रिक टाइप की होगी। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। तो इस वाले, ठीक है, इस वाली रो से स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम 80 यहाँ पे फिल करते हैं। तो यहाँ पे फिल करने के लिए हम टोटल वैल्यू क्या दे रखी है, 90। नेवर मैरिड जो टोटल है वो क्या है, नेवर मैरिड की, नेवर मैरिड की जो टोटल वैल्यू है क्या है, 90। ठीक है, और यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से टोटल क्या है, 39। ठीक है, तो 90 इंटू 39 एंड अपॉन में इन दोनों का टोटल क्या है, 300। ठीक है, ऐसे निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 90 इंटू 39 अपॉन 300 इज इक्वल टू 11.7। ठीक है, समझ आया कैसे किया मैंने। वैसे मान लो कि मुझे मेरिट का निकालना हो, तो मेरिट का निकालने के लिए मैं क्या करती, मेरिट का निकालने के लिए यहाँ से स्टार्ट है मेरिट। मेरिट का टोटल क्या है, 39। 39 इंटू यहाँ पे टोटल क्या है, 150। 150 एंड यहाँ पूरा टोटल क्या है, 300। तो अपॉन में 300। अगर मान लो मुझे डिवोर्स का निकालना होता, इधर इधर निकालना होता, तो टोटल क्या है यहाँ पे, 30 एंड यहाँ क्या है, 90। तो 30 इंटू 90 अपॉन में 300। समझ आ गया, बिल्कुल ऐसे। तो 36 की जगह पे एक्सपेक्टेड वैल्यू चाहिए, यहाँ टोटल क्या है, 90 इंटू 90 अपॉन 300। ठीक है, 90 इंटू 90 अपॉन 300। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, 27। बिल्कुल वैसे ही हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। समझ आ गया कैसे निकालना है। तो यहाँ पे 25.2 यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कैलकुलेट कर रखा मैंने पहले से ही, 9.9, 19.5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3.9 है यहाँ पे। सो 3.9 हो गया यहाँ से, तो यहाँ पे भी 3.9। नेक्स्ट 27, 45, ठीक है, 9 एंड 9 यहाँ से हो जाएगा 42, 8.4, 8.4, 27, 5.4, 5.4, यहाँ से 16.5। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 3.3 एंड 3.3। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू की टेबल बन गई। ठीक है, डन। तो ऐसे हम एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं। फिर हम क्या निकाले, एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाली। सबसे पहले हमने नल हाइपोथेसिस किया, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस किया, तो थोड़ा अलग टाइप से लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकाला। यहाँ पे देखो अभी मीन रेंज कुछ तो गिवन है नहीं, फिर हमने टेबल निकाला एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे काई स्क्वायर का। ठीक है, तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड निकालेंगे एंड टैबुलेटेड। दो वैल्यूज निकालते हैं हमेशा, एक निकालेंगे ये और एक निकालेंगे ये। देन दोनों को कंपैरिजन करेंगे दोनों का, देन डिसीजन लिखेंगे।
यही करते हैं हम नॉर्मली। सो इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ ऑब्जर्व वैल्यू माइनस में एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो हमें ये निकालने के लिए हम फिर से एक टेबल बनाएंगे, और ये टेबल जो है वो बहुत ईजी है बनाना। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्या करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जर्व ऑब्जर्व्ड वैल्यू एंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है, ओ एंड ई। ऑब्जर्व वैल्यू क्या था जो हमें क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में गिवन था 18, 36, 21, 9, 6, 12, 36, 45, 30। ये तो टोटल हो गया ना, ये हमें काउंट नहीं करना, ये तो टोटल है यहाँ पे। ये भी, ये क्या है, ये पूरा टोटल है यहाँ पे, ये टोटल है, ये नहीं वैल्यूज तो मेरी ये गिवन है ना। तो 18, 36, 21, 9, 6, 12, 36, 45, 36, 21 को एक सीक्वेंस में लिख देंगे। ऑब्जर्व, ये पूरी, ये जितनी भी वैल्यूज यहाँ पे गिवन है क्या, ऑब्जर्व वैल्यूज को लाइन वाइज लिख देंगे। तो हमने बिल्कुल वही किया है। देखो यहाँ पे हमने लिख दिया 18, 36, 21, 9, 6, 12, 36, 45 से लेके हमने यहाँ पे लिख दिया 3 तक, ठीक है, लाइन वाइज लिखेंगे। जैसे 18 है तो उसके बाद लिख दो 18, ठीक है। देखो यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 18 है, यहाँ पे लिख दो 18। ओ की बात कर रही हूँ मैं। तो 36, 21, 9, 6, तो 18, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 36, 21, 9, 6। फिर 6 के बाद वापस यहाँ स्टार्ट करो 12, फिर जाओ 12, 6, सॉरी 12, 36, 45, 36, 21, देन 21 से अगेन यहाँ से जगह 6, 9, 9, 3, 3 एंड सो ऑन। समझ आ गया। अब बिल्कुल वैसे हम की निकालेंगे एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू अब यहाँ पे क्या थी, ये मेरी एक्सपेक्टेड वैल्यू थी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए वापस से ऐसे टेबल बनाएंगे क्या, 11.7, 27, 25.2, 16.2, 9.9, यहाँ तक आ गए सीक्वेंस में। फिर अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे 19.5, 45, 42, 27, 16.5, ठीक है, 16.5 अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पे मैंने यही किया है, यहाँ पे मैंने लिख दिया सीक्वेंस में 3.3 तक, ठीक है। ये लास्ट का, ये 3.3 तक मैंने लिख दिया सीक्वेंस में। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें ऑब्जर्व वैल्यू पता है, ई पता है। तो यहाँ से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो जब माइनस करेंगे तो हमारी वैल्यूज आएंगी कुछ, आप माइनस कर लीजिएगा या नोट्स में गिवन है, पूरा डेटा गिवन है, ठीक है, नोट्स में, तो वहां से देख लीजिएगा। तो यहाँ से हमने ये निकाल लिया, ठीक है। अब बिल्कुल इसका क्या है, स्क्वायर, ठीक है। सो ये ई है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ से ओ माइनस ई यानी कि ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस में एक्सपेक्टेड वैल्यू कर लिया, यानी कि 18 में से माइनस करो 11.7, तो 6.3 आता है। बिल्कुल वैसे हमने सबको माइनस कर करके यहाँ पे वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये आया उसको हम स्क्वायर कर देंगे तो ये निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका स्क्वायर हमें पता है, ये पता है, इस फॉर्मूले के थ्रू हम निकाल लेंगे, ठीक है। बहुत ज्यादा इजी है, कुछ भी नहीं करना हमें। अब हमें पता है z काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू ये होती है, आई मीन फॉर्मूला ये होता है। तो फॉर्मूले में पुट करेंगे, फॉर्मूले में क्या है, समीशन ऑर्डिनरी माइनस में एक्सपेक्टेड वैल्यू का होल स्क्वायर अपॉन में एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो यहाँ से ये हमें पता चल गया डेटा, यहाँ से हम समीशन निकाल लेंगे इसका, ठीक है, समीशन निकाल लेंगे। हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू भी पता है, ठीक है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का भी समीशन निकालेंगे। तो हमारे पास हमारा आंसर क्या आएगा, 2, 3 ठीक है। ये पूरे का समीशन है यहाँ पे 2, 3.52। तो यहाँ से मेरा z कैलकुलेटेड के वैल्यू आ गई 23.52। बहुत इजी था, कुछ भी नहीं था, हमें टेबल बनाना था। ऑब्जर्व वैल्यू का हमें गिवन था, एक्सपेक्टेड वैल्यू की टेबल बनानी थी, वो हमने स्प्लिट के थ्रू बना ली। उसके बाद फिर हमने सीक्वेंस में नंबर्स लिख दिए, और बिल्कुल जो नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं हमने वो क्या फॉर्मूले में पुट किया। उसके बाद हम निकालते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे निकालेंगे, कॉलम एंड रो से। तो ये इसका फॉर्मूला होता है कॉलम -1 इंटू में रो -1। तो यहाँ पे कॉलम कितने हैं, रो कितने, देख लेते हैं। तो क्वेश्चन में जाते हैं वापस से। तो कितने रो है, कितने रो है, 1, 2, 3, 4। रो को ऐसे काउंट करते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और कॉलम 1, 2, 3, 4, 5। ये समझ आ गया। तो ऐसे हम क्या निकालेंगे, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेंगे। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 12।
अब डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमें गिवन है, उसके थ्रू हम क्या निकाल लेते हैं, काई स्क्वायर टेबुलेटेड की वैल्यू निकालेंगे 21.03, ठीक है, 03 निकाल लेंगे। तो यहाँ से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपैरिजन एंड डिसीजन कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या है, जेड काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू ज्यादा है, तो लिख देंगे वी रिजेक्ट हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। बहुत ज्यादा इजी था, काई स्क्वायर का क्वेश्चन तो कुछ नहीं था, यहाँ पे हमने क्वेश्चन में गिवन होता है ऑब्जर्व वैल्यू, ऑब्जर्व वैल्यू के थ्रू हम क्या निकाल लेते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक है। समझ आ गया। उससे पहले हम नल हाइपोथेसिस लिखेंगे, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखेंगे, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लिखेंगे, उसके बाद हम एक्सपेक्टेड वैल्यू की टेबल बना लेंगे, उसके हम काई स्क्वायर कैलकुलेटेड की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन करके यहाँ से। समझ आ गया। उसके बाद हमने फॉर्मूले में पुट किया है, हमारा आंसर आ गया। उसके बाद हमने निकाला डिग्री ऑफ फ्रीडम, जो कि कॉलम एंड रो के थ्रू निकालते हैं, ठीक है, बिल्कुल वही वाला फॉर्मूला। ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं, कॉलम -1 इंटू में रो -1, ठीक है। इसके थ्रू हमारा 12 आ गया, एंड इससे हमने काई स्क्वायर टेबुलेटेड की वैल्यू निकाली, जो कि हमें एग्जाम में इसकी वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। उसके बाद अगर काई स्क्वायर कैलकुलेटेड बड़ा है तो हमने लिख दिया वी रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस एंड एक्सेप्ट ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अगर ये मतलब अपोजिट होता तो अपोजिट स्टेट मिलना चाहती, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। काई स्क्वायर टेस्ट यही था, कुछ भी नहीं होता इसमें, हमें ना तो मीन गिवन होता है ना वेरिएंस गिवन होता है, हमें यहाँ पे ट्रू डेटा गिवन होता है, बस सिंपल। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आया हम समझ जाएंगे काई स्क्वायर टेस्ट का यूज करना है वहाँ पे। नेक्स्ट आ जाता है एफ टेस्ट, ठीक है। एफ टेस्ट में क्या होता है, एफ टेस्ट में हम क्या निकालते हैं, हमें वेरिएंस गिवन होते हैं, वो भी टू वेरिएंस गिवन होते हैं, सेम वेरिएंस हमें गिवन होते हैं, हमें उस पॉपुलेशन निकालना होता है। तो कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आ गया हम समझ जाएंगे ये एफ टेस्ट का क्वेश्चन है, क्योंकि ना तो हम यहाँ पे सैंपल गिवन है, सैंपल गिवन होता तो हम समझ जाते ये वो जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट में से किसी का होगा 30 से ज्यादा या 30 से कम। अगर हमारा ऐसा होता कि हमें मीन वेरिएंस गिवन नहीं है, हमें सिर्फ दो डेटा गिवन है, ठीक है, हम काई स्क्वायर का निकाल लेते। यहाँ पे हमें वेरिएंस गिवन, हमें वेरिएंस के बीच का निकालना है कुछ, तो हम इससे समझ जाएंगे कि एफ टेस्ट का है। छोटी छोटी चीजों से हम समझ जाएंगे क्वेश्चन किस चीज का है। तो यहाँ पे एफ टेस्ट का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो एफ टेस्ट में यहाँ पे ये डेटा गिवन है ए एंड बी, test whether the two population have the same variance at 5% of level of significance हमें निकालना है। तो हमने क्या मान लिया, XA and XB denote the values in first sample A and second sample B। तो हमने XA and XB को लेट कर दिया, मान लो जो वैल्यूज हैं हमारे A सैंपल है B सैंपल है। स्टार्ट किससे करते हैं, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नल हाइपोथेसिस से। सो नल हाइपोथेसिस से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम वेरिएंस, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में वेरिएंस गिवन होता है, टू वेरिएंस, यहाँ पे हम वेरिएंस लिखते हैं हमेशा, ठीक है, समझ आ गया। तो यहाँ पे नल हाइपोथेसिस में म्यू वगैरह का यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे वेरिएंस का यूज करते हैं, क्योंकि वेरिएंस के क्वेश्चन होते हैं हमारा, ठीक है, जो एफ टेस्ट होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, वेरिएंस 1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, और ऑल्टरनेटिव में क्या हो जाएगा, बिल्कुल उसका अपोजिट यानी नॉट इक्वल टू। समझ आ गया। अब हमें एफ कैलकुलेटेड निकालना है, उसका फॉर्मूला होता है S1 स्क्वायर अपॉन में S2 स्क्वायर, यानी कि सैंपल वैल्यू जो हमें गिवन है, और S1 स्क्वायर हमेशा बड़ा होता है S2 स्क्वायर से, हमेशा याद रखना है, हमेशा बड़ा होगा। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है ये। एंड एक्स एस स्क्वायर निकालने का फॉर्मूला होता है ये, गिवन है यहाँ पे, ठीक है, ये कितना छोटा सा फॉर्मूला है एफ टेस्ट का, तो ठीक है। तो समीशन एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है, का होल स्क्वायर अपॉन में n-1। तो बिल्कुल हमें ये चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे। तो टेबल में एक्स से लिखेंगे, और हमें क्या क्या चाहिए, एक्स से चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें चाहिए होगा एक्स ए माइनस एक्स ए का बार, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो दो वैल्यूज है, तो हमें ए के लिए भी निकालेंगे, हम बी के लिए भी निकालेंगे, ठीक है। तो ये एंड इसका होल स्क्वायर भी चाहिए हमें, क्योंकि जब तक ये नहीं आएगा सम स्क्वायर होल स्क्वायर कैसे निकालेंगे। समझ आ गया। हमने तीन डेटा बना लिए। अब एक्स ए फॉर ए के लिए करते हैं, फॉर ए। तो ए में एक्स ए में क्या हमारे गिवन था, ठीक है, 66, 67, 75, 76, 82, 84, 80, 90, 92, ठीक है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया वही बिल्कुल गिवन डेटा। अब यहाँ पे एक्स ए माइनस एक्स बार ए करना है, तो एक्स बार ए का फॉर्मूला होता है एक्स ए अपॉन एन। एन क्या है, जितने भी नंबर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि एन की वैल्यू क्या है, 9 है। तो यहाँ से हमने 790, तो हमने यहाँ पे समीशन कर दिया टोटल, तो 720, ठीक है, यहाँ पे 720 समथिंग आएगा, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं, 790 आते हैं यहाँ पे, सॉरी 790,
ठीक है, तो 790 अपॉन 9 तो 80 आ गया यहाँ पे, समझ आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसमें से 80 माइनस करेंगे, इसमें से 80 माइनस, इसमें से 80 माइनस कर हम यहाँ पे हमने ये वाला डेटा भी लिख दिया। ठीक है, उसके बाद फिर सबका होल स्क्वायर कर दो, ये आगे हमने समीशन कर दिया। तो ये वैल्यू मिल गई हमें, समझ आ गया। बिल्कुल सेम बी के लिए हम करेंगे, टेबल को बनाएंगे बिल्कुल वैसे जैसे हमने बनाया, एंड फाइंड करेंगे क्या, समीशन एक्स बी को फाइंड करेंगे, हमें नंबर ऑफ एन दे रखा है 11, फिर बिल्कुल उसका होल स्क्वायर, और एक्स बी तो कैसे निकाल लेंगे, एक्स बी अपॉन एन से। ठीक है, समझ आ गया। तो अब यहाँ पे हमें दोनों वैल्यूज मिल गए, ए के लिए भी एंड बी के लिए भी यहाँ पे। ठीक है, ए एंड बी के लिए अब यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो एस स्क्वायर ए के लिए अगर हम निकालें तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हमने पुट कर दी वैल्यू एंड ये निकल गया। कि बिल्कुल वैसे ही हमने बी के लिए किया, बी के लिए ये वाली वैल्यू निकल गई। अब जो बड़ा है, हमेशा देखो एस वन स्क्वायर बड़ा होता है एस टू स्क्वायर का, तो जो बड़ी वैल्यू आई होगी उसको हम एस वन लेट कर लेंगे। तो एस वन स्क्वायर ये, तो इसे हम एस वन स्क्वायर लेट कर लेंगे, एस टू स्क्वायर ये छोटी वैल्यू, जैसे एस टू स्क्वायर लेट कर लेंगे। फिर एफ कैलकुलेटेड की वैल्यू कैसे निकालते थे, एस वन स्क्वायर अपॉन में एस टू स्क्वायर से। तो बिल्कुल वही क्या हमने ये निकाल लिया, हमारा एफ कैलकुलेटेड निकल गया। बहुत ज्यादा इजी था, बस हमें कुछ कुछ चीजें इसमें याद करनी होगी। फिर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें पता है 5% है, डिग्री ऑफ फ्रीडम को ऐसे व्यू से डिनोट करते हैं यहाँ पे, 10 माइनस 1 से निकालते हैं तो 11 माइनस 1 क्या आ गया 10, एंड अगर 2 की बात करें तो n माइनस 1 9 माइनस 1 8 आ गया। अब इसके थ्रू हम क्या निकालेंगे, एंड इसके थ्रू निकालेंगे हम एफ टैबुलेटेड की वैल्यू जो क्वेश्चन में हमें गिवन होगी 3.35। सो अब हम कंपैरिजन एंड डिसीजन मेकिंग करेंगे, तो ये टैब की वैल्यू ज्यादा है एफ कैलकुलेटेड से। ठीक है, समझ आ गया। सो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड एंड रिजेक्टेड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। तो बहुत ज्यादा इजी था, इसमें भी हमें कुछ भी नहीं करना था, हमें बस दो टेबल बनानी होती है, और इसका फॉर्मूला तो बहुत ही ज्यादा इजी है। सिर्फ जो फॉर्मूले में गिवन है उसकी टेबल बनाओ, सॉल्व करो, ठीक है, एंड आंसर। सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम करने वाले हैं वो है कोरिलेशन कोएफिशिएंट एंड रिग्रेशन। अभी जो हमने किया है एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, उससे भी क्वेश्चंस आते ही आते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट कोरिलेशन एंड रिग्रेशन आल्सो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जल्दी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देते हैं कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे अगेन। तो कैलकुलेट, कैसा क्वेश्चन हमें आता है हमें दिखता है। तो कैलकुलेट कोरिलेशन कोएफिशिएंट, ठीक है, और इसे हम कार्ल पेयर्सन मेथड भी कहते हैं, पेयर्सन मेथड या कोएफिशिएंट। तो कंफ्यूज नहीं होना, बात एक ही है। ठीक है, तो हमें क्वेश्चन में गिवन हो और हमें कोरिलेशन निकालना है फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ठीक है, सो यस, तो यहाँ पे ऐसा कुछ क्वेश्चन गिवन है, यहाँ पे हमें डेटा गिवन है, एक्स एंड वाई डेटा गिवन है, यहाँ पे 12 9, ठीक है, ऐसे गिवन है 12 9 8 10 11 13 एंड 7। फिर ऐसे गिवन है यहाँ पे 14 8 6 9 11 12 एंड 3। ठीक है, यस, तो यहाँ पे गिवन है डेटा। अब हमें यह करना है कोरिलेशन कोएफिशिएंट को फाइंड करना है। ठीक है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट को फाइंड करना है, ये हमें डेटा गिवन है बस। कुछ भी नहीं करना होता है, यहाँ पे हमें एक और टेबल बनानी होती है सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, ये तो क्वेश्चन वाली टेबल हो गई, एक हमें सॉल्यूशन के लिए भी टेबल बनानी है। तो सॉल्यूशन के लिए टेबल बनाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन, यहाँ पे क्या बनाओगे तुम, एक्स वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई। हम टेबल किस लिए बनाते हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला गिवन होता है हर एक किसी भी मेथड का, ठीक है, किसी भी टॉपिक का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, उस फॉर्मूले में हमें वैल्यूज पुट करनी होती है, उस वैल्यू को कैसे निकाला जाता है, टेबल से निकाला जाता है। तो यहाँ पे जो भी हमारे डेटा गिवन है, मतलब कि ये सारी चीजें हैं, इनमें से कुछ ना कुछ कहाँ होगी, ऑब्वियसली फॉर्मूले में गिवन होगी।
ठीक है, तो इसलिए हम निकालते हैं। तो एक्स एंड वाई तो एज इट इज लिख लेंगे। ठीक है, 12, 9, 8, 7, 10, 11, 13, 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 14, 8, 6, 9, 11, 12 एंड 3। यहाँ से हो जाएगा, स्क्वायर करने का 12 का स्क्वायर 144, इसका हो जाएगा 81, इसका हो जाएगा 64, 100, 1 to 1, 169 एंड 7 का क्या होता है 7 7 49। जैसे ही हम 22 को ऐड कर लेंगे तो 14 का क्या हो जाएगा 196, 64, 36, 81, 121, 144 एंड यहाँ से हो जाएगा 7 7 जा 49। तो ये चीज रीजन आई थी है ना, यहाँ पे चीज रीजन आई एक्स वाई, यानी कि इन दोनों को क्या कर दो, इंटू कर दो। ठीक है, तो इन दोनों को क्या कर दो, इंटू कर दो, तो ये आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 168, 72, 48, 90, या कैलकुलेट कर लीजिएगा 156 एंड 21। ठीक है, हमने पूरा एक डेटा बना लिया। अब चलो इसका समीशन निकाल लेते हैं सभी का। तो समीशन ऑफ एक्स करेंगे तो वो हो जाएगा 70, समीशन ऑफ वाई करेंगे तो वो हो जाएगा 63, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 728, फिर समीशन ऑफ वाई स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 651 एंड समीशन ऑफ एक्स वाई करेंगे तो हो जाएगा 676। ठीक है, सब कुछ निकाल लिया हमने, और एन हमें पता है कितना है 7, हमें एन कितना गिवन है 7 गिवन है। ठीक है, अब हमें सब कुछ गिवन हो गया, अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकालेंगे कोरिलेशन कोएफिशिएंट। बस कुछ नहीं करना, इसका फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला क्या होता है एंड देन इसका फॉर्मूला होता है कोरिलेशन का, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, इसे हम ऐसे भी नोट भी करते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा, साइड पर लेते हैं, एन समीशन ऑफ एक्स वाई माइनस समीशन ऑफ एक्स समीशन ऑफ वाई, एंड यहाँ पर हो जाएगा अपॉन में अंडर रूट एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही इनटू, ठीक है, अंडर रूट, जैसे एक्स के लिए था वैसे यहाँ पे वाई के लिए हो जाएगा, तो वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर। समझ आ गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, वैल्यू पुट करना है, बिल्कुल वहां से देख कर वैल्यू डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा एन कितना गिवन है, हमें 7 गिवन है। ठीक है, समीशन ऑफ एक्स कितना गिवन था 70 गिवन है, तो यहाँ से 77 इंटू, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा, तो 70 इंटू में 63 फिर माइनस 70 इंटू में 63। ठीक है, समझ आ गया। चलो, अब यहाँ से नेक्स्ट हम नीचे लिखेंगे, बिल्कुल वही क्या करना है, हमें वैल्यू पुट करनी है। 7 इंटू में हो जाएगा 728 माइनस 70 स्क्वायर इंटू में 651 माइनस 63 हमने पुट कर दिया। अब हमें क्या करना होता है, कुछ नहीं करना होता, हमें कैलकुलेटर में वैल्यू डालनी होती है, निकालना होता है आंसर। तो 0.95 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ज्यादा इजी था ना कोरिलेशन, यस बहुत ही ज्यादा इजी है, बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। बट बाई चांस मान लो यहाँ पे हमें क्या गिवन होता है, यहाँ पे हमें एक दो डेटा गिवन ही नहीं होता, मिस हो जाता, तो हम कैसे सॉल्यूशन करते, तो एक बार वो वाला भी देख लेते हैं कि दोनों टाइप से क्वेश्चन आ गया तो हम पेपर में कर पाए। ठीक है, तो कुछ भी नहीं, यहाँ पे हम सिंपल सा अपना एक टेबल बना देते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई, क्योंकि हमें क्या मतलब, हम तो डेटा से मतलब होता है, तो एक्स यहाँ पे लिख देते हैं 6, 9 to 11, यहाँ पे मान लो मिस है डेटा, एंड 4 8 हो गए यहाँ पे, एंड 8 एंड 7 हुआ। बट हमें कुछ ना कुछ तो और गिवन होना चाहिए ना, तो हम यहाँ पे हमें अर्थमेटिक मीन गिवन है, अर्थमेटिक मीन गिवन है ऑफ एक्स एंड वाई आर 6 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, समझ आ गया। चलो रिस्पेक्टिवली, ठीक है, अब यहाँ से सॉल्यूशन करते हैं, कुछ भी नहीं करना होता था अब, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो मीन गिवन है, तो मीन क्या होता है, ऐसे होता है मीन, है ना, एक्स मीन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये इसका फॉर्मूला होता है, हमें पता है कि चीज को हमें पता है। ठीक है, तो मीन क्या दे रखा है 6 दे रखा है। ठीक है, समीशन ऑफ एक्स क्या होता है, इन सबका टोटल, तो टोटल क्या है यहाँ पे 6
प्लस 2, यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, तो लेट कर लो। क्या लेट करेंगे? लेट द, हमें क्या निकालना, हमें बिल्कुल वही फॉर्मूला अप्लाई करना है, सिर्फ हमें मिसिंग वैल्यू सबसे पहले निकालनी पड़ेगी। हमें मिसिंग आइटम निकालना होगा यहाँ पे। उसमें तो हमें कुछ भी मिस नहीं था, बट यहाँ पे हमें यहाँ पे मिसिंग डेटा है, यहाँ पे हमें मिसिंग डेटा निकालना होगा एक्स बी ए। तो हमने मिसिंग डेटा को ए मान लिया, ठीक है, एंड जो मिसिंग डेटा होगा वाई का उसे हम बी मान लेंगे। तो यहाँ पे ये हो गया 6 + 2 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे हमने ए मान लिया, ए प्लस 4 + 8, एंड एन क्या है, जितने यहाँ पे डेटा गिवन है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 होगा, ठीक है। तो एक्स का ये क्या हो जाएगा, समीशन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 30 इज इक्वल टू, सबको प्लस कर दो तो 20 प्लस ए, 5 इधर चला गया, नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू 30 - 20 इक्वल टू 10 आ गया। समझ आ गया? बिल्कुल वैसे हम वाई के लिए निकालेंगे, तो वाई के लिए हम जो मिसिंग डेटा है उसे लेट कर लेंगे बी, आप स्टेटमेंट लिख देना अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया, उसके बाद हमें लेना है वाई एंड समीशन वाई अपॉन एन, ठीक है। समझ आ गया? तो यहाँ से हो जाएगा 8 इज इक्वल टू 9 प्लस 11 प्लस बी प्लस 8 प्लस 7। तो यहाँ से अपॉन में जो कितना 1 2 3 4 5, यहाँ से 5। तो यहाँ से हम नॉर्मल कैलकुलेशन करेंगे, 40 इज इक्वल टू 35 प्लस बी, तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो हमें मिसिंग डेटा भी पता चल गया है, ठीक है। मिसिंग डेटा पता चल गया, अब हमें क्या करना है, नॉर्मल फॉर्मूला में अप्लाई करना है। उसके लिए हम सबसे पहले टेबल बनाएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड एक्स वाई की वैल्यू। एक्स कितना गिवन है हमें, हमें गिवन था 6, ठीक है। 6 2 10 4 8, y कितना गिवन था 9 11 5 8 7, ठीक है। अब ये जो 10, अब हमने जो यहाँ पे निकाला है ना 10 एंड 5, ये हमने मिसिंग डेटा से अभी फाइंड किया, तो हमने ये बोल दिया। तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे, बिल्कुल 36 हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 100 हो जाएगा, फिर 4 से 16 होता है एंड 62 हो जाएगा। बिल्कुल वाई स्क्वायर निकालेंगे 81 121, ठीक है। इसको हो जाएगा 25 64 एंड 49। फिर इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करेंगे 54 22 50 32 एंड 56, ठीक है। समझ आ गया? तो सबको समीशन निकाल लो एंड फॉर्मूला में पुट कर लो। समीशन ऑफ एक्स कितना है 30, समीशन ऑफ वाई कितना है 40, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है 220 एंड समीशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है 340 एंड समीशन ऑफ एक्स वाई कितना है 214। फॉर्मूले में पुट कर देंगे, फॉर्मूला वही जो हमने ऊपर अभी देखा था वही वाला है। तो यहाँ पे मैं सिंपल डेटा लिख देती हूँ, जो भी गिवन है -30, ठीक है, इंटू 40 अपॉन में 5 इंटू 20 -30 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 340 -40 होल स्क्वायर। देन सॉल्व करेंगे तो -0.92 आ जाएगा आंसर में, ठीक है। तो बिल्कुल ऐसी कोरिलेशन के क्वेश्चन को हम सॉल्व करना पड़ता है। तो क्वेश्चन में गिवन होगा कि हमें एक कोरिलेशन को फाइंड करना है, ठीक है। समझ आ गया? अब नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे रिग्रेशन, ठीक है। रिग्रेशन जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एक लीनियर रिग्रेशन, ठीक है, एक होता है MLR मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। कुछ नहीं है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में सारा डेटा गिवन होती है, ठीक है, एंड थोड़ा फॉर्मूला में डिफरेंस आ जाता है, बस सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ से हम देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वो हम कर रहे हैं लीनियर रिग्रेशन पे, किसको कर रहे हैं, लीनियर रिग्रेशन पे। एंड सेकंड वाला हम MLR पे करेंगे, तो ये लीनियर रिग्रेशन का है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ लीनियर रिग्रेशन का है। सो द फॉलोइंग, हम यहाँ पे हम क्वेश्चन में हमें ध्यान नहीं देना, हमें तो किस पे ध्यान देना है, डेटा पे ध्यान देना है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ इतना आपको बता देती हूँ, ठीक है, बाकी नोट्स में क्वेश्चन देख लेना। तो यहाँ पे हमें 10 मैन दे रखी हैं, सैंपल जो है हमें जो सैंपल दे रखा है, यानी कि जो हमें n दे रखा है, यहाँ पे 10 दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में हमें 10 n गिवन है,
ठीक है। एन जो है वो 10 गिवन है, एन की वैल्यू, एंड यहाँ पे टेबल गिवन है, एज जो कि एक्स से डिनोट कर रहे हैं, एंड कोलेस्ट्रॉल लेवल वाई से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ गिवन डेटा 58, 69, 43, 39, 63। ठीक है। हमें कुछ नहीं, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन होगा कि हमें प्रिडिक्ट निकालना होगा। क्या निकालना होगा? प्रिडिक्ट द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ अ 60 इयर्स ओल्ड मैन। यानी हमें कैसे क्वेश्चन गिवन होंगे, हमें गिवन पता कैसे चलेगा कि रिग्रेशन क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में या तो प्रिडिक्ट होगा, या निकालने के लिए होगा प्रिडिक्ट निकालो या फिर एस्टिमेट करो। ठीक है। तो कभी भी इस टाइप के बहुत सारे हैं, ठीक है, तो हम समझ जाएंगे ये रिग्रेशन का है, खुद ही समझ जाएंगे कि ये रिग्रेशन का है। बिल्कुल गिवन होगा, हमें किसी भी एक चीज की प्रोडिक्शन निकालनी होगी, एस्टिमेट वैल्यू निकालनी होगी, हम समझ जाएंगे ये रिग्रेशन का क्वेश्चन है। एंड इसमें कोई भी एक्स्ट्रा डेटा गिवन नहीं है, कोई भी मल्टीपल डेटा गिवन नहीं है, तो हम समझ जाएंगे कि लीनियर रिग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है। 63 हो गया, यहाँ पे 52। ठीक है। तो यहाँ पे 52 हो गया, 47, 31, 54 एंड 36। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है 189, 235, 193, 177, 154। ठीक है। 191, 213, 165, 198 एंड 181। ये ऐसे करके हमें डेटा गिवन होगा, एंड हमें यहाँ पे क्या लिखा होगा, गिवन होगा यहाँ पे प्रिडिक्ट द कोलेस्ट्रॉल लेवल ऑफ अ, मतलब किसी भी टाइप कुछ भी आ सकता है यहाँ पे, ऑफ अ 60 इयर्स ओल्ड मैन। ऐसे करके समथिंग यहाँ पे प्रिडिक्ट होगा, या तो यहाँ पे लिखा होगा एस्टीमेट। ठीक है। तो हम समझ जाएंगे कि ये किसका क्वेश्चन है, ये रिग्रेशन का क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पे एज जो है, यहाँ पे जो एज है वो क्या है, एक्स। ठीक है। कोलेस्ट्रॉल लेवल जो था यहाँ पे कितना दे रखा था, वाई दे रखा था, और हमें क्या चाहिए, एक्स वाई चाहिए, एक्स स्क्वायर चाहिए एंड वाई स्क्वायर चाहिए। तो एज हमें गिवन है क्या, 58 से लेके कितना गिवन है, 36 तक, जो भी हमें क्वेश्चन में डेटा गिवन है हम बिल्कुल यहाँ पे लिख देंगे। तो बिल्कुल ऐसे कोलेस्ट्रॉल लेवल जो था यहाँ पे, वाई हमें गिवन था 189, एंड फिर वापस हम यहाँ पे लिख देंगे 181। बिल्कुल क्वेश्चन वाला उतारा है हमने, जो ये भी क्वेश्चन में हमें गिवन था ना एक्स वाई, बिल्कुल हमने सॉल्यूशन वाले टेबल में लिख दिया। फिर एक्स एंड वाई निकालना है। एक्स एंड वाई पता है कैसे निकालेंगे, इसको इंटू करके तो कितना आ जाएगा, कैलकुलेटर से निकाल के 10962, ऐसे ही हमारी वैल्यूज आएंगी एक्स इंटू वाई करके, एंड लास्ट की मैं वैल्यू लिख देती हूँ 6515। नोट्स में ये पूरे डेटा गिवन होगा कैलकुलेशन के साथ। ठीक है। एंड बाकी आप खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं ये तो। ठीक है। कैलकुलेटर से फिर एक्स तो यानी इसका स्क्वायर, वाई तो यानी इसका स्क्वायर कर दो। यहाँ पे जो 3364 से लेके यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1296 तक। तो बिल्कुल वाई स्क्वायर यहाँ पे इसका निकाल लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 35721 एंड दिस एंड यहाँ पे 32761 तक हो जाएगा। तो बिल्कुल नॉर्मल कैलकुलेशन है यहाँ पे। अब सबका समीशन निकालेंगे, समीशन फाइंड करेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले समीशन, सबसे पहले एन देख लेते हैं। एन कितना है, 10 गिवन था। समीशन ऑफ एक्स गिवन था 512। फिर समीशन ऑफ वाई देख लेते हैं। समीशन ऑफ वाई हो जाएगा 1896, जब आप सबको टोटल करेंगे। एक्स वाई समीशन हो जाएगा यहाँ पे 98307। फिर वैसे बिल्कुल यहाँ पे समीशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 28110। फिर वैसे यहाँ पे जो समीशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 364280। समझ आ गया यहाँ पे। ठीक है। अब इससे पहले हमें एक कुछ वैल्यूज और निकालनी होगी, तो सबसे पहले हमें एक्स बार एंड वाई बार यानी कि हमें दोनों का मीन निकालना होगा। तो मीन निकालने के लिए ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको पता है। ठीक है। तो सिंपल हम 512 का समीशन यही था, 512 अपॉन में 10 इज इक्वल टू 1.2। यहाँ से 1896 था, 10 था यहाँ पे, तो 189.6। ठीक है। हमने ये भी निकाल लिया। अब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें फॉर्मूले में पुट करना है। तो हमें फॉर्मूले में एक्स बार एंड वाई बार भी गिवन होगा, इसलिए हमें निकालना। तो यहाँ से लिखेंगे रिग्रेशन इक्वेशन।
रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। हमें y ऑन x निकालना, यानी कोलेस्ट्रॉल लेवल निकालना था, यानी कि हमें y निकालना है ऑन x पे। तो ये वाला फॉर्मूला का y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स x माइनस x बार। अगर मान लो y ऑन x होता, सॉरी x ऑन y होता, तो या x माइनस x बार, ठीक है, b वाई एक्स y माइनस y बार हो जाता, बिल्कुल इसका अपोजिट हो जाता। समझ आ गया ये? ठीक है, तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 मान लेंगे। तो उसके पहले हम b वाई एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं वो देख लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है n समीशन में एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई, ठीक है, एन समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स का होल स्क्वायर। समझ आ गया? तो ऐसे निकालते हैं हम यहाँ पे, तो निकाल लेंगे। सो यहाँ से वैल्यू पुट कर देते हैं 10 इंटू 93830 माइनस 512 इंटू 1891। यहाँ पे अपॉन में आ जाएगा 10 इंटू 28110 माइनस 512 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब इसे सॉल्व करेंगे तो 0.649 आ जाएगा। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ठीक है, बी बाई एक्स का बी एक्स वाई होता तो बिल्कुल एक्स, तो क्या होता है, नीचे चेंज हो जाते, चेंजेस आ जाते कुछ। ठीक है, समझ आ गया? सो तो आपको नोट्स में मैं दोनों फॉर्मूला लिख कर दे दूंगी। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, हमने इक्वेशन नंबर 1 माना था अभी ऊपर वाले को, तो क्या था, y माइनस y बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स। कंफ्यूज नहीं होना फॉर्मूले में, मैं एक एक फॉर्मूला लिख कर दे दूंगी आपको। यहाँ पे इतनी चीजें बताना पॉसिबल नहीं है, तो नोट्स में मैं आपको एक एक चीज लिख कर दे दूंगी। ठीक है, कि अगर x ऑन y होता तो क्या फॉर्मूला यूज होता। ठीक है, तो बिल्कुल भी घबराने की लिए नहीं है। तो y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार होता है। यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन था। ठीक है, अब यहाँ पे हम पुट करते हैं। तो y माइनस वाई बार की हमने वैल्यू निकाली थी 189.6 इज इक्वल टू डी वाई एक्स की वैल्यू भी निकाली 0.649 आई थी, और यहाँ से x नहीं पता, x बार की वैल्यू भी हमने 5.51.2 निकाली थी। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, नॉर्मल जैसे सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है, नॉर्मल सॉल्यूशन करते हैं वैसे यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, तो सॉल्व करेंगे यहाँ पे y माइनस 189.6 इज इक्वल टू 0.649 आ गया यहाँ पे। एंड यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इंटू जगह यहाँ आ जाती है, इंटू यहाँ के साथ यहाँ पे x आ गया। ठीक है, एंड इसको इंटू करेंगे माइनस, ये क्या है, x है, क्योंकि ये x है यहाँ पे, माइनस दोनों को इंटू करेंगे तो जगह 33.2288। समझ आ गया? तो इसके बाद वैसे ही y इज इक्वल टू जगह 0.649। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ये ये x है। ठीक है, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो 33.2288, यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 189.6, ये वाला यहाँ पे चला गया। नॉर्मल कैलकुलेशन करें तो y इज इक्वल टू 0.649, ठीक है, x प्लस 156.37 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। ठीक है, समझ आ गया? अब उसके बाद हमें क्या निकालना था, जब एज थी, देन एज, यानी एज कितनी थी, 60, यानी इसको हम 60 मान लेंगे, एक्स क्या हो जाएगा, 60। तो ये क्वेश्चन में हमें गिवन होगा इसकी वैल्यू। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम सेकेंड में ये अप्लाई कर देंगे। तो जब हम सेकेंड एक्स की जगह यहाँ पे 60 पुट करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा 195.31, और ये मेरा रिग्रेशन का आंसर है। समझ आ गया? बिल्कुल बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मल्टीपल रिग्रेशन। इसमें बहुत एक्स्ट्रा डेटा जो है वो गिवन होता है, एंड इसमें थोड़ी फॉर्मूले में चेंजेस आते हैं, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाती है, बट ऑब्वियसली आप लोगों के पास कैलकुलेटर है, सो कैलकुलेटर को हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में गिवन है सेल्स। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है एडवर्टाइजिंग, यहाँ पे गिवन है प्राइस। हमें ये डेटा गिवन है यहाँ पे, तो 33, 61, 70,
82, 17 एंड 24 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन है 3 एंड 125। तो यहाँ पे गिवन है 6, 10, 13, 9, 6, 125, 115, 140, 130, 145 एंड 140। ये देखो, अब एक से देखो यहाँ पे मल्टीपल डेटा गिवन है यहाँ पे, है ना। यहाँ पे वहां पे इतने सारे गिवन नहीं थे, यहाँ पे मल्टीपल डेटा गिवन है। ठीक है, और उसके बाद हमें क्वेश्चन में भी यहाँ पे दो चीजें बता बोल रखी हैं। हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एस्टिमेट दी एस्टिमेट। देखो यहाँ पे एस्टिमेट आ गया ना, हम समझ गए हैं कि यहाँ पे एस्टिमेट क्या है। एस्टिमेट दी मल्टीपल रिग्रेशन एंड यहाँ पे हमें क्वेश्चन भी गिवन है मल्टीपल रिग्रेशन इक्वेशन निकालनी है यहाँ पे, दैट बेस्ट फिट दी डेटा। ठीक है, एंड बिल्कुल सेकंड पार्ट हमें क्या गिवन है, इफ एडवर्टाइजिंग, ठीक है, इज 7 यूनिट, 7 यूनिट। ठीक है, एंड रुपीज है 132। ठीक है, इज द प्राइस, व्हाट इज एक्सपेक्टेड सेल, यानी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गई, एक्सपेक्टेड सेल्स आ गई। ये टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तुम समझ जाएंगे कि ये रिग्रेशन का क्वेश्चन है, एंड हमें साफ पता चल रहा है कि एमएलआर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 सॉल्व में हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है इसकी बेस्ट फिट का। अच्छा नॉर्मल, तो यहाँ पे निकालते हैं y1 x1 x2। ठीक है, समझ आ गया, y स्क्वायर, ठीक है, x1 स्क्वायर एंड x2 स्क्वायर। यहाँ पे हम वाई स्क्वायर भी निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है क्या है, जो हमें सबसे पहले गिवन थी, सेल्स, यानी 33, 61, 70, 82, 17 एंड 24। ठीक है, x1 क्या है, जो एडवर्टाइजिंग हमें गिवन था। ठीक है, 3, 6, 10, 13, 9, 6। तो मैं ये दोनों चीजें तो गिवन थी, और एक चीज को हम वाई मानते हैं, यानी प्रिडिक्शन वैल्यू होती है हमारे लिए। ठीक है, हम प्रिडिक्शन वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट क्या था हमारा 125, ये सब क्वेश्चन में गिवन था। 125, 115, 140, 130, 145 एंड 140। ये समझ आ गया इतना, कि अब यहाँ से हम निकाल लेते हैं। हम क्या कर देंगे, ये तीन चीजें हमें गिवन थी, अब इन सबका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर कर दोगे तो 1089 हो जाएगा, एंड सो ऑन करते करते यहाँ पे हम लिख देते हैं यहाँ पे 576। ठीक है, बिल्कुल वैसे इसका कैलकुलेटर 9 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 169 हो जाएगा, तो बहुत ईजी है, 81 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो बिल्कुल वैसे ही इसका करेंगे 15625। तब इसकी बड़ी बड़ी वैल्यूज आएंगी, आप कैलकुलेटर के थ्रू कर लीजिएगा, बाकी नोट्स में अवेलेबल है। ठीक है, तो ये हमने निकाल लिया, एक डेटा निकाल लिया। और हमें सिर्फ इतना ही नहीं निकालना होता, इसके बाद भी हमें कुछ डेटा निकालने होते हैं, जिसकी टेबल लंबी बनती है, जो हम लिखेंगे x1 y, x2 y, x1 x2, इसकी वैल्यू आती है। तो x1 y, x1 हमें गिवन है, x1 एंड y हमें गिवन, तो इनको हम इंटू कर देंगे और निकालेंगे। बिल्कुल x2 y भी ऐसे निकालेंगे, x2 एंड y को इंटू कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद हमारा क्या है, x1 एंड y, x2 ये भी गिवन है, दोनों को मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा मेरा 99, 366 एंड सो ऑन। ठीक है, फिर वैसे हम यहाँ पे करेंगे 4125। ठीक है, एंड सो ऑन। उसके बाद ठीक है, तो यहाँ पे 375 एंड सो ऑन। समझ आ गया, ये पूरा हमने एक टेबल बना लिया। हम ऐसे करके यहाँ पे पूरा टेबल बनाते हैं। ठीक है, ये पूरा हमारा टेबल होगा। ठीक है, y की टेबल बनाएंगे, x1 की टेबल बनाते हैं, x2 की टेबल बनाते हैं, फिर y स्क्वायर, फिर x1 स्क्वायर, फिर x2 स्क्वायर, x1 y, x2 y एंड x1। ठीक है, x1 x2। तो ऐसे करके हमने यहाँ पे क्या बना लिया, टेबल बना ली। ठीक है, सो यस, अब नेक्स्ट हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये निकाल लिया। अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सबका समीशन निकालेंगे। ठीक है, समीशन निकालेंगे सबका।
यहाँ से समीशन में निकालेंगे सबसे पहले y का समीशन। y का समीशन होगा 287। ये टेबल समझ आओगी ना कैसे निकालने हैं? कुछ नहीं, हमें देखो याद तो करना पड़ेगा कि टेबल में हमें क्या क्या लिखना है, तो आपको याद तो करना ही पड़ेगा इसमें। ठीक है, उसके बाद है हमारा x1 में हो जाएगा 47। तो यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो समीशन ऑफ x2 निकालते हैं। x2 का समीशन कितना हो जाएगा 795। फिर वैसे निकालते हैं समीशन ऑफ y स्क्वायर हो जाएगा 17299। तो समीशन ऑफ x1 स्क्वायर निकालते हैं, समीशन ऑफ x2 स्क्वायर निकालते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 431 एंड यहाँ पे 165,975। ठीक है, तो बिल्कुल वैसे और निकाल लेते हैं। यहाँ पे जो भी हमें डेटा दिया ना सबका समीशन निकाल लेंगे। ठीक है, समीशन ऑफ x1 y 2528, समीशन ऑफ x2y यहाँ पे जाएगा 37425। तो समीशन ऑफ x1 x2 यहाँ पे तो जगह 6300। ln की वैल्यू तो मैं पता ही है 6 की वैल्यू। ठीक है, समझ आ गया इतना? ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे हम मल्टीपल रिग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा मल्टीपल रिग्रेशन ऑफ y, यहाँ पे निकालेंगे MLR। हम y का निकालेंगे ऑन, जैसे हमें पता y ऑन x, तो यहाँ पे दो वैल्यूज होगी x1 एंड x2। समझ आ गया? तो इसका फॉर्मूला है y इज इक्वल टू a प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। तो ये हमारा ए हमारी इक्वेशन है। ठीक है, अगर यहाँ पे इतना लिखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे नॉर्मल इक्वेशन। तो लिखेंगे नॉर्मल इक्वेशन। नॉर्मल इक्वेशन में हम क्या लिखते हैं, समीशन y इज इक्वल टू एन ए प्लस b1। तो कुछ सॉल्यूशन देखो, ये आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है तो उसे याद करना पड़ेगा, चाहे आप कैसे भी याद करें। तो ये वन इक्वेशन मान लिया हमने, तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर देंगे। तो हमें सब कुछ की वैल्यू हमें पता है यहाँ पे, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे 287 इज इक्वल टू 6a जो गिवन है उसको मत लिखो। ठीक है, इंटू में 47 प्लस b2 इंटू में 795। ठीक है, 795 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से ये हो गया। अब बिल्कुल वैसे यहाँ पे कर दो समीशन ऑफ x1 y इज इक्वल टू a समीशन ऑफ x1 प्लस b1 समीशन x1 स्क्वायर प्लस b2 समीशन x1 x2। ठीक है, समझ आ गया? ये हमें क्या निकालिए, इक्वेशन के थ्रू हमें ये वैल्यूज निकालनी है, कुछ कुछ हमें इक्वेशन फाइंड करनी है मल्टीपल इक्वेशन में। ये सेकंड इक्वेशन होगा, और इसमें बिल्कुल हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट कर देंगे। तो 2528 हो गया, a इंटू में 44 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम ऐड कर देंगे, ऐड b1 इंटू में 431 प्लस b2 इंटू में 6300। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ये हो गया। उसके बाद बिल्कुल वैसे ही थर्ड इक्वेशन लिखनी होती है यहाँ पे। थर्ड इक्वेशन क्या है यहाँ पे, समीशन ऑफ एक्स वाई। इसकी पहले इसकी लिखी, फिर इसकी लिखी, फिर इसकी लिखी। तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा ए समीशन ऑफ x2 प्लस b1 समीशन ऑफ x1 x2 प्लस b2 समीशन x2 का होल स्क्वायर। ये बाकी की चीजें आपको नोट्स में लिखी बनी। ठीक है, तो वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम यहाँ पे फिर से वैल्यू पुट कर देंगे एंड आंसर निकालेंगे। तो 37425 इज टू। ठीक है, अभी देखते रहना कि मैंने सही डेटा पुट किया या नहीं। वैसे सही है। इंटू 6300 बाकी तो कैलकुलेशन है नॉर्मल, बस b2 इंटू 10597। ठीक है, तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ इनको भी हम इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक है, सो इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 4, इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 5 और इसको मान लेते इक्वेशन नंबर 6। समझ आ गया? तो हमें 6 इक्वेशन हो गई। अब यहाँ से हम देखते हैं सॉल्विंग 4, 5 एंड 6। जब हम सॉल्व करेंगे, सॉल्विंग
इक्वेशन 4, 5 and 6 we get, ये नॉर्मल हम कैलकुलेशन करेंगे तो वैल्यू निकलेगी A1 एंड B2 की। तो यहाँ डायरेक्ट लिख रही हूँ, मुझे B2 लंबे जाएगी 219.23, यहाँ पे 6.38। ये नॉर्मल कैलकुलेशन है, जैसे हम कैलकुलेशन करते आ रहे हैं हमेशा से, वही कैलकुलेशन है आपकी। तो ये समझ आ गई, ये हो गई। हम यहाँ करेंगे पुट इन द वैल्यू ऑफ A1, B1, B2। इन सब की वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन ए, यानी इक्वेशन ए में हम पुट कर देंगे। इक्वेशन नंबर ए में हम पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर ए क्या था, y इज इक्वल टू ए प्लस b1 x1 प्लस b2 x2। यहाँ से हो जाएगा 219.23 प्लस 6.38 इंटू में, ठीक है, x1, ये x1 अलग है, ठीक है, इंटू में कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, इंटू है यहाँ पे, ये इंटू x1 प्लस माइनस 1.67 x2, ठीक है। यहाँ पे देगा x2, समझ आ गया। तो यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी हमारी 219.23 प्लस 6.38, ठीक है, x1 और यहाँ पे जो का माइनस प्लस माइनस 1.67, ठीक है। तो ये हमारा क्या इक्वेशन है, ये इक्वेशन है, जिसे बी इक्वेशन मान लो, क्योंकि हमें इसे सेकंड पार्ट में यूज करना होगा। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या गिवन था, अगर हमें एडवर्टाइजिंग यानी कि x1, ठीक है, x1 जो कि क्या है, एडवर्टाइजिंग, ठीक है, 7 यूनिट गिवन है, 7 यूनिट होगी। एंड जो प्राइस है यानी कि x2 जो है वो हमें कोई 1.32 गिवन होगा, तो हम क्या करेंगे, तो बिल्कुल हमें यही तो पुट करना था, यहाँ पे हमें नहीं मिला था बट हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन बी हम पुट कर देंगे और हो जाएगा 219.23 प्लस 6.38 इंटू में 7 माइनस 1.67, यहाँ पे x2 है 21.32। जब इसे सॉल्यूशन करेंगे इसका तो 43.45 एंड अप्रॉक्स वैल्यू यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे जाएगा 40 रहेगा, यहाँ पे 4 5 है, यहाँ पे 5 से ज्यादा होता तो 44 होता। तो ये हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू निकल गई। तो यही था मल्टीपल रिग्रेशन। यहाँ पे आपको लग रहा है कि इतनी ज्यादा लेंथी सॉल्यूशन है, तो ये ज्यादा मार्क्स में भी क्वेश्चन आते हैं ये, ठीक है, ज्यादा नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 5 नंबर के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है, या 10 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे यहाँ पे। तो आपको इसको ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ की मल्टीपल रिग्रेशन में एस्टिमेट प्रेडिक्शन की वैल्यू गिवन में निकालनी होती है रिग्रेशन में। एंड MLR में खुद ही समझ जाएंगे, यहाँ पे 3 वैल्यूज गिवन होगी, तो y, एक x1 एंड एक x2 गिवन होगा, ठीक है। तो यही था यूनिट नंबर 1। नेक्स्ट हम करेंगे यूनिट नंबर 2।